हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज इंजीनियरिंग फिजिक्स का वन शूट वीडियो। पहला वन शूट वीडियो है यूनिट फर्स्ट का, यानी कि आज से हमारा जो वन शूट वीडियोस हैं या मास्टर वीडियो जिनको हम बोले वो मिलने आपको स्टार्ट हो जाएंगे। पहली यूनिट का वन शूट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक ही यूनिट में मतलब एक ही वीडियो में पूरा यूनिट कवर करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि जो वन शूट वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे तो इस बार कुछ इस तरीके से प्रोवाइड किए जाएंगे कि वन शूट वीडियो में जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें हमारे दिमाग में ये भी होना चाहिए, साथ के साथ हम पिछले जो पेपर आए हुए हैं 3 से 4 पेपर, उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी सारे कवर अप हो जाएं, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं यानी कि PYQ जिनको हम बोल देते हैं वो भी कवर हो जाएं। साथ में आपका फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो जाए, यानी कि वन शूट वीडियो या इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसके वो भी कवर हो जाएं। तो ओवरऑल 3 in 1 ये कह सकते हैं हम इनको, यानी कि जो हमारी ये वन शूट वीडियो आपको मिलेंगी ये एक्चुअल में होंगी क्या 3 in 1, यानी कि 3 चीज़ें जो हैं एक ही वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। क्या PYQ आपको देखने को मिलेंगे, वन शूट आपको देखने को मिलेगा और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वन शूट वीडियो जो है या मास्टर वीडियो इनको कह लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये आज से स्टार्ट हो चुकी हैं। फिजिक्स की मैं पहले ही दे रहा हूँ आपको, पहली यूनिट की क्वांटम मैकेनिक्स नाम है पहली यूनिट का। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, फटाफट सबको बता दीजिएगा कि सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन से वन शूट वीडियोस मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। सभी सब्जेक्ट के धीरे धीरे अब आपको मिलने लगेंगे और जैसे ही जितना जल्द से जल्द पॉसिबल होंगे उतने जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा मैं, क्योंकि मैंने चीज़ें जो है ना बिल्कुल प्रिपेयर करके रख रखी हैं। मतलब प्रिपेयर कहने का मतलब ये है कि मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ कि किस तरीके से मैंने पूरी तैयारी कर रखी है यहाँ पर आपको वन शूट देने के लिए। पूरा डेरिवेशन भी पूरा एक तरीके से मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, जिससे मैं समझाने में ज़्यादा फोकस कर सकूँ। क्योंकि मैं लिखता अगर यहाँ पर तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा वेस्ट होता, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करूँ, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको और इंपॉर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करा दूँ और एग्जाम टाइम पर आप ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना करें ज़्यादा लेंथी वीडियो देखकर। तो कम टाइम में पूरी यूनिट हम कवर करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए रहने वाली है। जल्दी से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि बीटेक फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के काफ़ी सब्जेक्ट्स हमारे चैनल पर पढ़ाए जा रहे हैं। और पीडीएफ अगर चाहिए आपको वन शूट की भी, तो पीडीएफ कैसे मिलेगी, जैसे जिन बच्चों ने ले रखा है पीडीएफ के ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड है, उनको वहीं पर मिल जाएगी। बाकी अगर आप भी पीडीएफ चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, तो एक स्क्रीन पर नीचे व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर आप अपना व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, क्लियर। पीडीएफ जो है थोड़ा सा पेड है, मतलब एक छोटा सा कॉस्ट हमने रख रखा है पीडीएफ के लिए, ज़्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बहुत मतलब छोटा सा अमाउंट है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मैं लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में हमारी ये यूनिट रहने वाली है। क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ये होगा, आपको देख के कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और कैसे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल एक साथ बनता है, वो भी मैं एक तरीके से साथ में लेके आया हूँ। और ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है स्टूडेंट को। जो हम पढ़ के जाते हैं उससे थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को पढ़ के हम समझ नहीं पाते कि किस तरीके से क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में लेकर आया हूँ। तो बड़े ध्यान से जुड़े रहेंगे लास्ट तक, बस वीडियो को सुनेंगे ध्यान से और समझते चलेंगे। बाकी नोट डाउन करना होगा तो दोबारा से जब वीडियो देखें तब नोट डाउन करेंगे। यूनिट फर्स्ट की अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो इसके अंदर जो टॉपिक्स आते हैं हमारे, इन एडुकेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। प्लैंक थ्योरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्वालिटेटिव है यहाँ पर, तो प्लैंक थ्योरी से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बना हुआ है लास्ट ईयर का अगर हम देखें या उससे पहले पेपर में देखें। यहाँ पर कॉम्पटेन इफेक्ट से क्वेश्चन बनता है डेरिवेशन का, वो मैं यहाँ पर डेरिवेशन कराने वाला हूँ। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी बनता है, तो न्यूमेरिकल भी मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव, ये मैं आपको हल्का सा हिंट दे दूंगा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं बनता। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी से क्वेश्चन बनता है, तो हम इनका डिफरेंस भी देखेंगे यहाँ पर, और इनका एक छोटा सा जो रिलेशन का डेरिवेशन है वो भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब श्रोडिंगर की दो इक्वेशन है, एक तो टाइम डिपेंडेंट है और एक टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे टाइम इंडिपेंडेंट वेव जो है इक्वेशन, टाइम इंडिपेंडेंट वाली जो है वो वाली इक्वेशन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी टाइम डिपेंडेंट को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, यहाँ पर एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी। और पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, ये भी डेरिवेशन पूछा गया है श्रोडिंगर के डेरिवेशन के साथ में, तो उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो ओवरऑल जो मेन टॉपिक है सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के जो PYQ हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। जो टॉपिक आपके यहाँ से यूनिट मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन कर दी, जैसे ही आप लास्ट तक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कुछ टॉपिक छूट गए हैं आज के लेक्चर में, कि कुछ टॉपिक मैंने छोड़ दिए हैं। आपके कमेंट भी आ सकते हैं कि सर आपने ये टॉपिक या वो टॉपिक छोड़ दिए हैं। तो जो टॉपिक मैंने छोड़े हैं, जैसे टाइम डिपेंडेंट का जो हमारा श्रोडिंगर का होगा, टाइम डिपेंडेंट का डेरिवेशन, वो मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया अभी, और डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पर मैंने अभी फिलहाल स्किप कर दिया है। तो ये दोनों टॉपिक आपका क्या करिएगा, पीछे जो हमारे डिटेल में वीडियोस पढ़े हैं वहाँ से दोनों भी टॉपिक अगर आपको पढ़ने हैं तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले 2 क्वेश्चन जो है हमारे थ्योरी के क्वेश्चन हैं। पहले जो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे मेरे इस वीडियो में वो थ्योरी के क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हमारे डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो फर्स्ट यूनिट में सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है, डिस्कस एनी 3 फिजिकल फिनोमिना। उसने मेंशन कर दिया है 3 फिजिकल फिनोमिना की वो बात कर रहा है डिस्कस करने के लिए, विच कुड नॉट बी एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन नहीं करे जाते किससे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स के बेसिस पर उनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता। ऐसे 3 फिजिकल फिनोमिना हमें डिस्कस करने हैं, और ये क्वेश्चन कब आया है, 2022-23 इवन सेमेस्टर में, यानी कि जस्ट लास्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बस सीधा सीधा अगर आपके दिमाग में ये चीज़ आ गई तो यहाँ से कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसने बोला है 3 फिजिकल फिनोमिना जो है ना वो डिस्कस करने हैं, जो एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो क्लासिकल फिजिक्स के बेसिस पर एक्सप्लेन नहीं किए जाते हैं, ठीक है, या जो हमारे क्लासिकल फिजिक्स में नहीं आते या क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं आते, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स में आते हैं। ऐसे 3 फिनोमिना में यहाँ पर बताने हैं। तो अगर मैं उनके नेम ही बताऊँ तो सबसे पहले एक हमारा होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ, हमारा एक ये होता है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो दूसरा कौन सा होता है हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये किस पर, ये कौन सा फिनोमिना रिप्रेजेंट करता है, क्वांटाइजेशन होता है इसमें, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है यहाँ पर, या क्वांटम फिनोमिना जो है वो यहाँ पर होता है। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की अगर मैं बात करूँ, या वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की अगर मैं बात करूँ, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में भी जो इंटरफेरेंस वहाँ पर क्रिएट होता है तो वो भी एक तरह से वेव नेचर हमारा दिखाता है, जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स में वेव नेचर की बात नहीं की गई है किसी भी लाइट की या रे की, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं क्वांटम मैकेनिक्स की, तो क्वांटम मैकेनिक्स में क्या है कि जो हमारी वेव है एक्चुअल में वो क्वांटा की फॉर्म में, यानी कि पार्टिकल्स की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है। किसने बताया था, मैक्स प्लैंक ने बताया था, ठीक है। प्लैंक्स थ्योरी भी इसी पर बेस्ड थी। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का भी मैंने पूरा डिटेल में बहुत अच्छे से, अब ये आज का जो मैं लेक्चर यहाँ पर ले रहा हूँ, वन शूट वीडियो जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने जो मैंने डिटेल में आपको फिजिक्स पढ़ाई है पूरी फर्स्ट यूनिट, वो सारी वीडियोस आपने देख रखी है और पढ़ रखी हैं। अब वन शूट में क्या चल रहा है, उनका एक तरीके से रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो मैं यही मान के चलूंगा कि आपने वो चीज़ें पढ़ रखी हैं और हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं और आपको उन चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज है। जैसे मैंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में भी बताया था, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया था, ठीक है। पहला या दूसरा लेक्चर हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर हो जाता है। उससे पहले मैंने इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स की भी बात करी थी, और क्यों हमारी फिर क्वांटम मैकेनिक्स आई ये भी मैंने आपको बताया था, या क्वांटम फिजिक्स क्यों आई ये भी मैंने बताया था। और ये क्वांटम फिजिक्स एक्चुअल में क्या है, यानी कि क्वांटा यानी पार्टिकल की फॉर्म में जो हमारी लाइट या रे ट्रेवल करती है। लाइट को हम क्या बोलते हैं, एक तो रे और वेव। आपने भी देखा होगा लाइट के पास ड्यूअल नेचर होता है, कौन सा होता है, एक तो रे भी कह देते हैं उसको और दूसरा वेव नेचर भी होता है, ठीक है। तो जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है ना वो वेव नेचर नहीं रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स की जगह पर हमारी कौन सी मैकेनिक्स आई या कौन सी फिजिक्स आई, हमारी क्वांटम फिजिक्स आई। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ की अगर मैं बात करूं, तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स की जो थ्योरी थी वो क्या थी एक्चुअल में, क्लासिकल फिजिक्स की उसमें प्रेडिक्शंस क्या थे, कि ये प्रेडिक्शंस थे कि क्लासिकल फिजिक्स प्रेडिक्ट दैट क्या द एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, जो एनर्जी एमिटेड करी जा रही है किसी ब्लैक बॉडी के द्वारा वुड इंक्रीज, वो इंक्रीज होती है विदाउट बाउंड, यानी कि बिना बाउंड के, एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन इंक्रीज, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है उसको अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे वो बाउंड नहीं होती है, ठीक है। और क्या कह रहा है, दिस लेड टू द प्रेडिक्शन ऑफ द इनफाइनाइट अमाउंट, अगर हम इसको बढ़ाएं और इनफाइनाइट अमाउंट की अगर हम बात करें प्रेडिक्शन की, ऑफ द एनर्जी बीइंग रेडिएटेड, जो एनर्जी हमारी रेडिएट हो रही है एट हायर फ्रीक्वेंसीज, नोन एज द अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ, जिसको हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ कह सकते हैं, या हायर फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें एनर्जी की, या जो अमाउंट ऑफ इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड हो रही है उसको हम अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफ बोल देते हैं यहाँ पर। हाउएवर एक्सपेरिमेंटल अगर हम देखें, एक्सपेरिमेंटल अगर ऑब्जर्वेशन हम करें
तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट्स है हमारे दिस प्रेडिक्शन, यानी कि क्या होता है कि अगर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन कॉन्ट्राडिक्ट दिस प्रेडिक्शन, यानी कि जो प्रेडिक्शन किया गया था तो एक्सपेरिमेंटली ये क्या हो रही है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें या कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर आई या एक तरीके से ये पूरी फुलफिल नहीं कर पा रही थी, तो उसकी वजह से उसकी जगह पर क्या आया, फिर हमारा क्वांटम मैकेनिक्स आया। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है कि क्वांटम मैकेनिक्स रिजॉल्व दिस इशू, यानी कि जो ये इशू है या जो प्रेडिक्शंस थे वो क्लासिकल मैकेनिक्स में पूरे नहीं हो रहे थे, तो उसकी जगह पर फिर वो क्वांटम मैकेनिक्स में रिजॉल्व किए गए वो इश्यूज बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। क्या क्वांटम मैकेनिक्स में किस तरीके से क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल जो हैं या डिस्क्रीट फॉर्म में जो एनर्जी लेवल है उनको इंट्रोड्यूस करके क्या करा गया, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया। ठीक है, लेवल फॉर ऑसिलेटर्स, ठीक है, एज डिस्क्राइब्ड बाय मैक्स प्लैंक। और ये किसने, मैक्स प्लैंक थ्योरी, यानी कि मैक्स प्लैंक थ्योरी में ये चीज़ डिस्क्राइब की गई थी ऑफ क्वांटाइज एनर्जी स्टेट्स। ठीक है, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं तो किसने दिया है, ये एक तरह से मैक्स प्लैंक्स का यहाँ पर नाम आता है। तो मैक्स प्लैंक्स ने अपनी एक थ्योरी दी थी, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स की बात कही थी। उन्होंने ये बोला था जो लाइट ट्रैवल करती है वो हमारे छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में, या पार्टिकल्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है, जिनको हम क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, और उन्हीं के बेसिस पर नाम पड़ा था क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, तो बाकी थ्योरी तो आपको मिल जाएगी, मैं थ्योरी में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ समझाने की है वो मैं यहाँ पर समझा दूँ तो ज़्यादा बेटर है फुल एनर्जी के साथ। अगर मैं अपनी ज़्यादा एनर्जी थ्योरी में लगा दूंगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, PDF आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अगर दूसरी चीज़ मैं बोलूँ तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हमें मूव कराना है या उनको एनर्जी देनी है, किससे, फोटोन से, या फोटोन कह लो या फिर किस फॉर्म में कह लो, लाइट के फॉर्म में कह लो। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है एक फिनोमिना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्चुअल में एक फिनोमिना है वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड किए जाते हैं फ्रॉम ए मटेरियल, किसी मटेरियल से, व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट, यानी कि जब उनको लाइट के सामने रखा जाता है एक तरीके से। ठीक है, अगर क्लासिकल फिजिक्स की बात करें इसमें, तो क्लासिकल फिजिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस इफेक्ट, यानी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के काफ़ी एस्पेक्ट्स जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो फिर किसने किया, क्वांटम मैकेनिक्स ने या क्वांटम फिजिक्स ने उसको क्या किया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, such as the dependence of the emitted electrons kinetic energy on the frequency of the incident light rather than its intensity। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी, यानी कि क्लासिकल जो फिजिक्स है हमारी वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट जो है हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, तो उसकी जगह पर क्या आई थी, फिर हमारी क्वांटम मैकेनिक्स आई थी। इसमें क्या किसने काम किया था, इसमें काम किया था एल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि इसमें एल्बर्ट आइंस्टीन एक्सप्रेशन दिया था। आपने सुना होगा आइंस्टीन जी का नाम, बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं फिजिक्स के। अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर अगर देखें तो मतलब यहाँ तक इनके मतलब एक तरह से ये मान लीजिए कि फिजिक्स में इस तरह से थे ये आइंस्टीन जी कि अगर कोई और थ्योरी अगर कोई और साइंटिस्ट थ्योरी दे रहे हैं एल्बर्ट आइंस्टीन जी के टाइम पर, और अगर वो थ्योरी अगर आइंस्टीन जी ने मतलब एक तरह से वो आइंस्टीन जी उससे सेटिस्फाई है तो वो एक तरह से क्या हो जाती थी, अप्रूव्ड हो जाती थी। ये यहाँ तक की इनकी बात थी। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन्स, फोटोन्स के कॉन्सेप्ट में फोटोन का कॉन्सेप्ट यूज करके, यानी कि फोटोन एक्चुअल में क्या हो गया, क्वांटाइज पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी, यानी कि लाइट एनर्जी के क्वांटाइज पैकेट्स हमारे हो गए, जिनको हम क्या बोले, फोटोन। वाज ए फाउंडेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि एक तरह से फाउंडेशनल कंट्रीब्यूशन था इनका, किनका, क्वांटाइज पैकेट या फोटोन्स का, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन का भी पूरा रोल है क्वांटम मैकेनिक्स में भी मैक्स प्लैंक की तरह यहाँ पर। ठीक है, क्लियर। ही प्रपोज, यानी कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या प्रपोज किया था, दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, यानी कि लाइट जो बनी होती है डिस्क्रीट पार्टिकल से बनी हुई होती है, या जिनको फोटोन्स कह देते हैं, और ईच कैरिंग ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हर एक पैकेट या हर एक फोटोन अपने पास अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी को कैरी करता है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद जो तीसरा था, वो तीसरा जो हमारा अगर मैं बात करूं यहाँ पर फिनोमिना है जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पाई, वो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। अगर मैं बात करूँ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, मैंने ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, यंग्स का हमारे नहीं था, फ्राउनहोफर का हमारे सिलेबस में है, तो फ्राउनहोफर का डबल स्लिट भी और सिंगल स्लिट भी और एन स्लिट भी, सबके डेरिवेशन मैंने आपको समझा रखे हैं। तो जो डबल स्लिट होता है, डबल स्लिट में क्या था कि इस तरीके से डबल स्लिट होते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से जो लाइट हमारी आगे पास हो रही है ऐसी यहाँ से पास होती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक इंटरफेरेंस क्रिएट हो जाता है। तो इंटरफेरेंस में एक्चुअल में क्या होता है, वेव नेचर होता है। तो वेव नेचर यानी कि क्लासिकल मैकेनिक्स ओवरऑल अगर बात करें तो वेव नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। दैट मीन्स
द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज अ क्लासिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। इसलिए यहाँ पर क्या है, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी की बात हो रही है। क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मैटर की भी और एनर्जी की भी, ठीक है। व्हेन पार्टिकल्स सच एज कौन कौन से, या तो इलेक्ट्रॉन्स हो या फोटोन्स हो, कुछ भी हो, आर फायर्ड एट ए बैरियर विद टू स्लिट, यानी कि एक बैरियर है जिसमें टू स्लिट्स हैं, उस पर फायर किए जाते हैं जब फोटोन्स, तो क्या होता है, दे प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न, तो वो एक इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया। जैसे मैं अगर दोबारा से बना के बताऊं तो किस तरीके से, जैसे ये डबल स्लिट है हमारे, तो यहाँ से हमारी एक वेव इस तरीके से यहाँ पर डिफ्रेक्शन होगा, ऐसे ही यहाँ पर भी डिफ्रेक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से इंटरफेयर कर रही होंगी वेव्स, तो वहाँ पर एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोड्यूस होगा इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन बिहाइंड द बैरियर, यानी कि बैरियर के पहले जो स्क्रीन है वहाँ पर वो दिखाई देगा, रिसेंबलिंग द बिहेवियर ऑफ द वेव, ठीक है। तो दिस रिजल्ट इज सरप्राइजिंग, ये जो रिजल्ट होता है सरप्राइजिंग होता है, बिकॉज क्लासिकल पार्टिकल्स सच एज बिलियर्ड बेल्स डोंट एग्जिबिट्स वेव लाइक बिहेवियर, यानी कि जो हमारे क्लासिकल पार्टिकल्स है वो इस तरह के जो बिहेवियर है वेव लाइक, वो एक्चुअल में क्या करते हैं, एक्सप्लेन नहीं करते या उसके बारे में नहीं बताया था। तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स जब आई है तो उसने क्या करा, इसको कंक्लूड करा एक तरीके से दिस बिहेवियर को, एंड प्रपोजिंग दैट पार्टिकल पॉजेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज, यानी कि वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज ने बताई, डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर ऑब्जर्व और मेजर्ड, यानी कि वो किस तरह से ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, किस तरीके से मेजर किए जा रहे हैं, तो वो किसने बताया, एक्चुअल में क्वांटम मैकेनिक्स ने। यानी कि अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, जो पहला ही टॉपिक है, तो उसमें यही है इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स में, यानी कि उसकी अयोग्यता क्या थी क्लासिकल मैकेनिक्स की, और फिर हमें क्यों क्वांटम मैकेनिक्स लेके आनी पड़ी, ठीक है, या फिर क्यों क्वांटम मैकेनिक्स आई, या मैक्स प्लैंक ने क्यों क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरी दी, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। या 3 उसने पूछे थे, 3 फिजिकल फिनोमिना, तो तीनों मैंने आपको बता दिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन वाला भी बता दिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बता दिया और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दिया। 3 पूछे थे इसलिए तीनों मैंने यहाँ पर बता दिए, और ये क्वेश्चन 2022-23 के इवन सेमेस्टर में पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। 6-7 क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं इस यूनिट में। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूँ तो सेकंड क्वेश्चन भी पूरा फुल्ली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर मैक्स बॉर्न्स वेव फंक्शन पूछा गया है। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसमें हम जो एक वेव फंक्शन यूज करते हैं, वेव फंक्शन यानी कि अगर मैं बोलूँ इस तरीके से साई से डिनोट करते हैं, एक्चुअल में उसी वेव फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। तो क्या करना है, एक्सप्लेन द फिजिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछे जा रहे हैं किसके, वेव फंक्शन के, गिवन बाय द मैक्स बॉर्न, यानी कि जो मैक्स बॉर्न ने वेव फंक्शन दिया था उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पर पूछे जा रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें हमें क्या उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस बताने, तो आपको इस क्वेश्चन को क्या लिखना है, पूरी थ्योरी आपको मिल जाएगी नोट्स में। नोट्स कैसे मिलेंगे वो मैंने आपको बता दिया स्क्रीन पर। आप जो पहले से टेलीग्राम ग्रुप में जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ग्रुप बने हुए हैं, जो स्टूडेंट्स पहले से ऐड हैं वो तो उनको तो वही ये नोट्स मिल ही जाएंगे, लेकिन जो ऐड नहीं है, ऐड होना चाहते हैं, तो उनको क्या करना है, नीचे स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा किस तरीके से आप उस ग्रुप में ऐड होंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो PDF नोट्स हैं वो उनकी छोटा सा हमने कॉस्ट रखा हुआ है, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 50 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है। और अगर आप 5 के 5 सब्जेक्ट अगर बीटेक फर्स्ट ईयर के एक साथ लेना चाहते हैं तो 200 आपके पड़ेंगे उसमें, ठीक है। तो आप अगर PDF नोट्स चाहिए तो वो व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर मैसेज जरूर कर दीजिएगा, जो स्क्रीन पर चल रहा है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको अगर 2 पॉइंट बता दूं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस में क्या हमें लिखना है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस में एक्चुअल में क्या है कि जो वेव फंक्शन है, द वेव फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने के लिए यूज किया गया है, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है, सच एज कौन कौन सी, एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, किसके, पार्टिकल के। तो यानी कि एक फिजिकल सिग्निफिकेंस तो हमारा ये हो गया कि जो वेव फंक्शन है हमारा, जो मैक्स बॉर्न ने दिया है, वो यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, लाइक कौन कौन सी, हमारी एनर्जी हो गई, मोमेंटम हो गया और एंगुलर मोमेंटम हो गया किसी भी पार्टिकल के, ठीक है। और इट इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है दैट वेरीज विद टाइम, जो टाइम के साथ वेरी करता है, एंड पोजिशन और टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है। एंड इट्स बिहेवियर इज गवर्न बाय द श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी कि जो इसका बिहेवियर है वो गवर्न किया जाता है किसके द्वारा, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यानी कि श्रोडिंगर भी एक हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी एक इक्वेशन, वेव इक्वेशन दी है,
तो वो वेव इक्वेशन में उन्होंने इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से वेव फंक्शन को यूज़ किया है। तो आगे हम अभी श्रोडिंगर की जब टाइम इंडिपेंडेंट वाली वेव इक्वेशन का डेरिवेशन देखेंगे तो वहाँ पर आप देख रहे होंगे हम साई का यूज़ कर रहे होंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं, ठीक है, साइन को, ठीक है। और एक्चुअल में है क्या, ये वेव फंक्शन, ठीक है। और अगर बताना चाहें तो दिस मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेव फंक्शन। यानी कि बाकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसके बारे में, वेव फंक्शन के बारे में लिखी हुई है यहाँ पर, तो जब आपको नोट्स मिलेंगे तो ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो कुछ ऐसा नहीं था ज़्यादा खास। अब जो हमारा क्वेश्चन है, अब यहाँ से मेन चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। इस तरह के क्वेश्चन को देखकर स्टूडेंट जो है थोड़ा से टेंशन में आ जाते हैं एग्जाम में। जब इस तरह का क्वेश्चन उनको देखने को मिलता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको कहीं ना कहीं हो जाती है और वो टेंशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, उनको करके आना है सॉल्व। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में थ्योरी भी है, मतलब थ्योरी क्या, डेरिवेशन भी है और साथ में न्यूमेरिकल भी है। तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि फिजिक्स में डेरिवेशन ना करके जाएं और न्यूमेरिकल वाला पोर्शन ना करके जाएं तो आप पास हो जाएंगे, तो आप बिल्कुल पास नहीं हो सकते। डेरिवेशन जितने मैंने कराए हैं, एक एक डेरिवेशन आपको बहुत अच्छे से करके आना है एग्जाम में और करके जाना है अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये वाला जो क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है, ये कब कब आया है क्वेश्चन, मैंने इसलिए सारे ईयर्स इसके नोट कर लिए। 2022-23 के ऑड सेमेस्टर में आया था, यानी कि यही वाला सेमेस्टर जो आपका है, इससे पिछले साल पूरा एज इट इज फर्स्ट सेमेस्टर में। फिर 2021-22 के इवन सेमेस्टर में, यानी कि उससे जस्ट प्रीवियस सेमेस्टर में भी आया था। फिर उसके बाद 20-21 के ऑड सेमेस्टर में भी आया था। फिर उसके बाद 18-19 के ऑड सेमेस्टर में भी आया था, यानी कि 18-19 से मैंने लिया है, तो 18-19 के ऑड सेमेस्टर में आया, 20-21 के ऑड सेमेस्टर में आया, 21-22 के इवन सेमेस्टर में आया और 22-23 के ऑड सेमेस्टर में आया। इतनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब इसमें आप ये सोचेंगे क्या ये न्यूमेरिकल एज इट इज रिपीट हुआ है, नहीं, न्यूमेरिकल की बात नहीं कर रहा मैं, इस क्वेश्चन का जो डेरिवेशन वाला पार्ट पूछा गया उसकी बात कर रहा हूँ। यानी कि मैं कुल मिलाकर बात कर रहा हूँ कॉम्पटन इफेक्ट की। कॉम्पटन इफेक्ट है यहाँ पर, या कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट के नाम से इसमें दिया है। तो कॉम्पटन इफेक्ट का ये डेरिवेशन लगातार 4-5 बार पूछा जा रहा है और हो सकता है कि इस बार भी आपको देखने को मिले। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक बार ध्यान से समझते हैं, पूरा डेरिवेशन यहाँ पर बताने वाला हूँ फिर से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसमें कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन, सीधा ड्राइव करने के लिए दिया, उसने पूछा ही नहीं है कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, उसने सीधा ड्राइव करने के लिए दिया है, ठीक है। तो क्या है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट, यानी कि डेल्टा लैम्डा के लिए क्या डेरिवेशन में ड्राइव करना है फॉर ए कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या कॉम्पटन इफेक्ट की सीधी सी बात हो रही है। नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है एग्जाम में, बिल्कुल ध्यान से। जैसे आपको गौरव सर ने वो वीडियो बना के दिया, उसमें समझाया कि एग्जाम हॉल में बैठ के जब आप एग्जाम पेपर अपना सॉल्व कर रहे हैं तो किस तरह से आपको टाइम को मैनेज करना है, किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से आपको पेपर को पढ़ना है। पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत आराम से, बिल्कुल कूल हो गया और आराम से पेपर को सॉल्व करेंगे। आगे उसने क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर आगे क्या, द वेवलेंथ ऑफ एन एक्सरे फोटोन इज डबल ऑन बीइंग स्कैटर्ड थ्रू 90 डिग्री। ये न्यूमेरिकल को हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है, पहले न्यूमेरिकल को बाद में पढ़ते हैं, पहले हम अपना डेरिवेशन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया हमारा डेरिवेशन क्या कह रहा है, कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में वो डेरिवेशन करा रहा है। तो एक्चुअल में अगर मैं कॉम्पटन इफेक्ट की बात करूँ तो एक्चुअल में क्या है, मान लो एक बॉल है, उस बॉल से अगर आप एक बॉल आपने एक जगह पर रख रखी है और दूसरी बॉल आप क्या करेंगे, उससे जब टकराएंगे, उससे बॉल को उस पर ला के टकराएंगे, यानी कि वहां से बॉल को मारेंगे उस पर टक्कर। तो जब यहाँ पर जो बॉल रखी है उससे जब दूसरी बॉल आके टकराएगी तो टकराने के बाद एक साइड ये वाली बॉल भाग जाएगी और ये दूसरी साइड बॉल भाग जाएगी, दोनों क्या होंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगी, स्कैटरिंग हो जाएगा वहां पर, यानी कि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाएंगी बॉल। सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, क्या, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर हमें क्या स्ट्राइक कराना है, फोटोन स्ट्राइक कराना है, फोटोन स्ट्राइक कराएंगे, यानी कि पर्टिकुलर एच न्यू एनर्जी होगी उस फोटोन की, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हम इस पर कोलाइड करेंगे, उसमें कोलिजन कराएंगे, टकराएंगे उससे लाके, और जैसे ही हमारा फोटोन इससे आके टकराएगा तो इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड होकर, टकराने के बाद स्कैटर्ड होकर किसी रैंडमली पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुंच जाएगा और जो हमारा फोटोन होगा वो भी दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कॉम्पटन इफेक्ट का। देखो इस डायग्राम को समझो बहुत अच्छे से, क्या है इस डायग्राम में, इस डायग्राम को मैं समझाता हूँ। देखो क्या है, यहाँ पर ये फोटोन है, यहाँ पर ये क्या है, फोटोन है, जिसके पास जो एनर्जी है ई कितनी है, एच न्यू है, कितनी एनर्जी है, एच न्यू एनर्जी का यहाँ पर फोटोन है। इसको हमने यहाँ पर क्या करा, इंसिडेंट किया, किस पर, इंसिडेंट फोटोन हो गया किस पर, ये हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये पहले क्या है, स्टेशनरी है, ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, स्टेशनरी है, मूवमेंट में नहीं है। तो इसके पास एनर्जी कितनी है, एम नॉट सी स्क्वायर, मैंने इसकी एनर्जी ले ली, एम नॉट, या एम ई भी लिख सकते हैं स्मॉल में, एम यानी कि ई जो है ये क्या लिख सकते हैं, एम ई स्मॉल ई, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास हो गया इंटू सी स्क्वायर,
ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये एम नॉट सी स्क्वायर, इनिशियल के लिए मैंने एम नॉट यहाँ पर यूज कर लिया है। ठीक है, एम नॉट सी स्क्वायर होगी यहाँ पर इसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और इसमें जो मोमेंटम है वो कितना है, 0 है, यानी कि स्टेशनरी है। और यहाँ पर जो मोमेंटम होगा वो एच न्यू अपॉन सी, और ये एच न्यू अपॉन सी कैसे आया ये मैं अभी आपको बताऊंगा ये आया कैसे। ठीक है, अब ये टारगेट इलेक्ट्रॉन था जिससे हमारा ये इंसिडेंट फोटोन, मतलब फोटोन इस पर इंसिडेंट हुआ, टकराया, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन तो हमारा इधर चला गया स्कैटर्ड हो गए, फोटोन हमारा इधर चला गया स्कैटर्ड हो गए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है स्कैटर्ड होके हमारा इस डायरेक्शन में आ गया यहाँ पर, और जो हमारा फोटोन है वो स्कैटर्ड होके यहाँ पर चला गया। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वाला जो फोटोन हमारा है ये तो हो गया स्कैटर्ड फोटोन, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आया हमारा ये हो गया स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब मैंने क्या करा, देखो अभी मैं एक चीज और बताऊंगा यहाँ पर, चलो अभी बताता हूँ। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई इसकी, और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, क्लियर। अब ये जो एक्स एक्सिस थी, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारा ये फोटोन आ रहा था, इससे आगे कोलाइड हुआ था, स्ट्राइक किया था, इंसिडेंट हुआ था इस पे आके, तो उसके रेस्पेक्ट में मैंने जो आगे लाइन खींच ली वो हमारी एक्स एक्सिस हो गई, और इसके परपेंडिकुलर हमारी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये एक्स एक्सिस से जो ये स्कैटर्ड होके गया फोटो इलेक्ट्रॉन, तो उसने कितना एंगल बनाया, फाई। आप थीटा भी ले सकते हैं यहाँ पर फाई ले सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए, लेकिन जब डेरिवेशन कर रहे होंगे तो उस चीज का ध्यान रख के करेंगे। ठीक है, कौन सा आपने फाई माना है और कौन सा थीटा माना है। ठीक है, अब ये स्कैटर्ड होके यहाँ पर गया, तो इसने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, फाई एंगल बनाया, और यहाँ ऊपर जो हमारा फोटोन स्कैटर्ड होके गया, इसने एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको एक चीज अगर बताऊं, जैसे मान लो ये हमारी क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा इसका क्या हो गया, रिजल्टेंट है। तो ये मैंने मान लिया ये रिजल्टेंट हमारा आर है, और ये एंगल बना रहा है यहाँ से, कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है मैंने मान लिया थीटा। ठीक है, क्लियर। ये वाई एक्सिस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया एक तरीके से, और ये हमारा क्या हो गया, मतलब बेस हो गया एक तरीके से, या ये हमारा वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। तो और ये हमारा इसका रिजल्टेंट हो गया आर, और ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये वाली जो एक्स एक्सिस होगी इसकी वैल्यू क्या होगी, जिधर एंगल होता है उधर हम कॉस मान लेते हैं, तो रिजल्टेंट कितना आर, तो आर कॉस थीटा, तो इसकी वैल्यू हो गई, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर साइन थीटा। ये साइन यानी कि जिधर एंगल होता है उधर वाला कॉस होता है, जिधर एंगल नहीं होता उससे दूसरी साइड वाला क्या हो जाता है, साइन, मतलब साइन हो जाता है। बस इतना ध्यान रखेंगे। अब जरा ये देखो, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, क्लियर। नीचे वाला भी भूल जाओ, ये वाला पार्ट भूल जाओ, इतना नीचे का, ऊपर का देखो, यहाँ पर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। ये जो इंसिडेंट होके गया था फोटोन, तो ये जब फोटोन आगे गया था तो इसके पास जो एनर्जी थी, फोटोन के पास कितनी एनर्जी थी, एच न्यू। यहाँ पर कितनी थी, एच न्यू, लेकिन टकराने के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे उसकी फ्रीक्वेंसी में, तो इसको मैंने क्या मान लिया, इसकी एनर्जी हो गई हमारी एच न्यू डैश। ठीक है, ये क्या हो गई, एच न्यू डैश। ये वाली जो एनर्जी है हमारी ये क्या हो गई, एच न्यू। न्यू के ऊपर मैंने क्या मान लिया, डैश, और न्यू को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, और एच हमारा क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। ठीक है, और मोमेंटम कितना हो गया, यहाँ पर मोमेंटम कितना था, एच न्यू अपॉन सी। तो फोटोन का फिर से मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम पी इक्वल टू एच न्यू डैश अपॉन सी, यानी कि फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हुआ है वही न्यू डैश मैंने यहाँ पर ले लिया। तो ये दोनों वैल्यू आपकी समझ में आ गई होंगी। तो ये किसकी है, इस फोटोन की है। क्या है, मोमेंटम कितना है, एच न्यू डैश अपॉन सी, और एनर्जी कितनी है, एच न्यू डैश। ठीक है, अब ये वाला हमारा है, ये रिजल्टेंट हो गया, ये इसकी एक्स एक्सिस हो गई, ये इसकी वाई एक्सिस हो गई। तो एक्स एक्सिस पर कितना हो गया, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा, यानी कि कौन सी वैल्यू होगी ऊपर वाले के लिए, ये वाली होगी, एच न्यू डैश अपॉन सी इंटू कॉस थीटा। और वाई एक्सिस पर मानूंगा तो कितना हो जाएगा, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा। मोमेंटम कितना, एच न्यू डैश अपॉन सी, तो एक्स एक्सिस पर कितना हो गया, एच न्यू डैश कॉस थीटा, एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा, और वाई एक्सिस पर क्या हो गया, एच न्यू डैश अपॉन सी इंटू साइन थीटा। ये ऊपर वाले में साइन आ जाता है, नीचे कॉस आ जाता है, क्यों, क्योंकि एंगल इधर है, एंगल वाला कॉस थीटा और एंगल से दूसरा वाला साइन थीटा। क्लियर। अब जरा ऊपर वाला भूल जाओ, नीचे वाले की बात करो। नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन है, स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की बात थी, तो इलेक्ट्रॉन के पास अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो कितनी होगी, यहाँ पर मैंने कितनी मानी थी, एम नॉट सी स्क्वायर, जब ये स्टेशनरी था। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर तो मूव कर रहा है, तो एम सी स्क्वायर मैंने यहाँ पर मान लिया। आइंस्टीन का आपको पता ही होगा, रिलेशन होता है एनर्जी का, क्या, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गया यहाँ पर। और इसका मोमेंटम कितना हो गया, इसका मोमेंटम हो गया एम वी। कितना मोमेंटम हो गया, एम वी। वी क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी है, तो मोमेंटम कितना हो गया यहाँ पर, एम वी हो गया। तो यहाँ पर एम वी है, एम वी है। तो अब ये देखो, ये एंगल जो बना रहा है ये फिर से एक्स एक्सिस से फाई एंगल बना रहा है, तो एक्स एक्सिस पर क्या हो जाएगा, एम वी कॉस फाई हो गया। कॉस वैल्यू आ गई, फाई है ना, तो फाई ले लिया कॉस फाई। और वाई एक्सिस जो है ये वाली, तो ये हो गया एम वी साइन फाई हो गया। बात समझ में आ गई होगी, सारी वैल्यूज की, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये विजिबल है ना, हाँ विजिबल है।
ठीक है, तो ये डायग्राम बहुत अच्छे समझ में आ गया। अगर ये डायग्राम समझ में आ गया तो डेरिवेशन में कुछ नहीं बचेगा, फिर बहुत सिंपल है। लेंथी डेरिवेशन है, मुझे पता है, सारी डेरिवेशन लेंथी है इसके पहली यूनिट के, लेकिन इसलिए मैंने नोट भी कर लिया जिससे मैं पूरी एनर्जी आपको समझाने में दे सकूं यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, डायग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इस डायग्राम में कुछ और नहीं बचा है। यहाँ पर हमने देख लिया कि एनर्जी एच न्यू है फोटोन की, और मोमेंटम पी इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन सी है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है हमारा, इसकी एनर्जी हमारी कितनी है, एम नॉट सी स्क्वायर, और मोमेंटम 0 है। जो फोटोन हमारा स्कैटर्ड होके गया उसका मोमेंटम एच न्यू डैश अपॉन सी है, और एनर्जी एच न्यू डैश है, यानी कि न्यू में हमने चेंजेस कर लिए। जो स्कैटर्ड होके इलेक्ट्रॉन गया उसका मोमेंटम एम वी हो गया, और एनर्जी कितनी है, एम सी स्क्वायर है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर इसकी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है दोनों। ठीक है, रिजल्टेंट से सारी वैल्यू इस तरीके से, इस वाले ये वाला रिलेशन हमने लगा के वो दोनों सारी वैल्यूज लिख ली हैं। डायग्राम समझ में आ गया। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो मोमेंटम आया है एच न्यू अपॉन सी, तो ये मोमेंटम एच न्यू अपॉन सी किस तरीके से आया है अभी बताता हूँ, एक मिनट होल्ड करो। तो ये जो मोमेंटम आया है एच न्यू अपॉन सी, तो ये कैसे आया है, देखो हमें पता है E इक्वल टू कितना होता है, एम सी स्क्वायर होता है। क्या आइंस्टीन रिलेशन हमें पता है, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। ठीक है, क्लियर। और ये एक हमें और पता है, प्लैंक वाला हमने देखा था, जो आपने अगर मेरी क्लासेस ली हैं सारी तो मैंने वहां पर भी बताया प्लैंक थ्योरी में भी, कि इक्वल टू हमारा एक एच न्यू भी होता है। ठीक है, क्या होता है, एच न्यू। तो दोनों ही एनर्जी की वैल्यू है, एम सी स्क्वायर भी और हमारा एच न्यू भी। ठीक है, प्लैंक थ्योरी के अकॉर्डिंग एच न्यू हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई, ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया, और आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एम सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो दोनों ई ही हैं, तो ई को इन दोनों को इक्वेट करा लेंगे तो कितना हो जाएगा, एम सी स्क्वायर, यानी कि एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू हो गया। यहाँ से अगर मैं ये सी स्क्वायर हटाऊं यहाँ से, यानी कि सी को मैं 2 बार लिख लूँ, सी इंटू सी, और एक सी मैं यहाँ पर ले जाऊँ, तो एम सी इक्वल टू कितना हो गया, एच न्यू अपॉन सी। बात समझ में आ गई, यानी कि सी स्क्वायर था ना, तो एक सी को मैं नीचे ले गया यहाँ पर। क्लियर। अब यहाँ पर एम सी जो होता है ये क्या होता है, हमारा मोमेंटम। ये कैसा है सर, ये ऐसा है, हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, एम वी होता है, एम वी होता है मोमेंटम। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फोटोन है उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, यानी कि जो वेलोसिटी होगी उसकी वो क्या होगी, सी के इक्वल होगी। तो यानी कि यहाँ पर मोमेंटम पी इक्वल टू कितना हो गया, एम सी हो गया, यानी कि मोमेंटम की जगह एम सी की जगह पर हमने क्या ले लिया, पी ले लिया, और ये क्या हो गया, एच न्यू अपॉन सी। तो यही चीज वैल्यू मैंने यहाँ पर ली है, पी इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। अब ये कहाँ से आए ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया है डेरिवेशन, तो जल्दी से फटाफट थम्स अप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में भी, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर पसंद आ रही है तो। ठीक है, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब करते हैं अब अपना डेरिवेशन स्टार्ट। क्या दो हम इसमें लॉ यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये दोनों यूज करेंगे। ये आपने बहुत अच्छे से 11-12 में पढ़ रखे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे, सिंस कोलिजन इज इलास्टिक, हमने ये मान लिया कि जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। ठीक है, अब हम सबसे पहला जो यूज करेंगे यहाँ पर वो यूज करेंगे क्या, देन फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ यूज करेंगे। यानी कि अब ये आपको पता ही है कि एनर्जी जो है ना तो हमारी खत्म होती है, ना ही मतलब डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो दोनों में हम बात करेंगे, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। हर चीज में बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की हम हर चीज में यहाँ पर बात करेंगे। तो बिफोर कोलिजन एनर्जी क्या होगी, आफ्टर कोलिजन क्या होगी, फोटोन की क्या होगी और इलेक्ट्रॉन की क्या होगी। अगर मैं बिफोर कोलिजन की बात करूं यहाँ पर, तो कितनी है एनर्जी, एच न्यू, और यहाँ पर हमारा जो है बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन की कितनी है, एम नॉट सी स्क्वायर। बिफोर कोलिजन मतलब टकराने से पहले, टकराने से स्ट्राइक करने से पहले, यानी कि इंसिडेंट हमने जो कराया फोटोन, उसकी जो एनर्जी एच न्यू है, और जो स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी है, एम सी स्क्वायर है। तो ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये बिफोर कोलिजन हो गया। आफ्टर कोलिजन की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की एनर्जी, तो देख लेते हैं। आफ्टर कोलिजन जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होगी हमारी, एच न्यू डैश। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी हमारी, एम सी स्क्वायर। तो एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर यहाँ पर हमने लिख दिया, तो एच न्यू डैश प्लस एम सी स्क्वायर हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये बिफोर कोलिजन, यानी कि टकराने से पहले जो एनर्जी थी वो टोटल किसके इक्वल है, टकराने के बाद भी, क्योंकि एनर्जी हमारी वेस्ट भी नहीं होती और डिस्ट्रॉय भी नहीं होती। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ एम सी स्क्वायर फाइंड करूँ, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ से एम सी स्क्वायर फाइंड करना है। तो एम सी स्क्वायर फाइंड करूंगा तो एच न्यू डैश उधर चला जाएगा माइनस में, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना होगा, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश। ठीक है, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, यानी कि एम नॉट सी स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर समझते चलिएगा, बिल्कुल डेरिवेशन को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर अब तक नहीं आया तो आज जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब
एम सी स्क्वायर एज इट इज है इक्वल टू एच, यहां से कॉमन ले लिया तो न्यू माइनस न्यू डैश हो गया यहाँ पर, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू बन गई यहाँ पर। अब क्या करो, दोनों तरफ, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी स्क्वायर कर दो, यानी कि जो इक्वेशन है इसके दोनों तरफ क्या करो, स्क्वायर कर दो। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या बनेगा, m का स्क्वायर हो जाएगा और c का स्क्वायर ऑलरेडी है, और स्क्वायर करेंगे तो c की पावर 4 हो जाएगी। तो m की पावर 2 c की पावर 4 यहाँ पर हो गई इक्वल टू h है तो h स्क्वायर हो गया। ठीक है, न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, तो एम नॉट का तो स्क्वायर हो जाएगा और c की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर हमने क्या करा, ओवरऑल जो है ना, ये ओवरऑल जो है इसका पूरा स्क्वायर करा है। किस तरीके से स्क्वायर करा है, यानी कि अगर मैं लिख के दिखा देता हूँ, मैं हटा दूंगा फिर कंफ्यूज मत होना। हमने क्या करा, इधर भी इसका स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, और इधर भी ऐसे स्क्वायर कर दिया, और इस वाली पूरी वैल्यू को a मान लिया, h न्यू माइनस न्यू डैश, और प्लस एम नॉट सी स्क्वायर को b मान लिया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर हमने अप्लाई कर दिया। तो मैं ये जो लिखा है इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये तो एज इट इज, जब हमने a स्क्वायर करा तो ये a स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर बना, b स्क्वायर ये एज इट इज बन गया, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो 2 हमने लिखा। a की जगह पर हमने ये वही, मतलब a की जगह पर ये वाली वैल्यू लिख दी पूरी, h न्यू न्यू डैश, और b की जगह पर एम नॉट सी स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर हमने अप्लाई कर लिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, a प्लस b का हमने क्या करा, होल स्क्वायर अप्लाई करा है। तो a प्लस b प्लस 2ab ये हमने अप्लाई करा है कहाँ पर, यहाँ पर इस वाले इसमें रिलेशन में। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ पर इसका टोटल का स्क्वायर कर दिया हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर करके। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कुछ भी मैंने अपनी तरफ से नहीं करा, आपको सब पता है यहाँ तक, बस वो डायग्राम का कॉन्सेप्ट समझना था। अब हम क्या करेंगे, हमने एनर्जी का तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा दिया, लेकिन अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर अप्लाई कर दें अपने इसी में ही, इसी डायग्राम में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम अप्लाई कर दें, इसका मतलब क्या होगा कि अब हम मोमेंटम की बात करेंगे। तो मोमेंटम की बात करेंगे तो दोनों डायरेक्शन में बात करेंगे, एक्स एक्सिस में भी बात करेंगे और वाई एक्सिस में भी बात करेंगे। एक्स एक्सिस में भी बात करेंगे मोमेंटम की, और वाई एक्सिस में भी बात करेंगे। दोनों जो इसके वो होंगे हमारे जो क्या बोलते हैं इनको, कोऑर्डिनेट्स हैं इसके, दोनों जो होंगे उसको हम ले लेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा इसमें, जब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम देखें, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम यहाँ पर देखें तो पहले तो बिफोर कोलिजन की मैं बात करूँ तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो एच न्यू अपॉन सी है। ये तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है मोमेंटम यहाँ पर, तो एच न्यू अपॉन सी है, प्लस यहाँ पर मोमेंटम कितना है 0, क्योंकि ये तो स्टेशनरी है। तो बिफोर कोलिजन कितना हुआ, एच न्यू अपॉन सी, एच न्यू डैश नहीं है सॉरी, एच न्यू अपॉन सी है, और प्लस 0 हो गया। तो ये तो हो गया हमारा बिफोर कोलिजन एच न्यू सी प्लस 0, बात समझ में आ गई। और आफ्टर कोलिजन अगर मैं बात करूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग मैं बात कर रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस के अलोंग में बात करूंगा तो एक तो हो जाएगा मेरा एम, ये वाला एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई। ठीक है, एच न्यू डैश अपॉन सी इंटू कॉस थीटा प्लस एम वी कॉस फाई। ये एम वी कॉस फाई इलेक्ट्रॉन की वजह से, और ये एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा किसकी वजह से, फोटोन की वजह से। दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों अलोंग एक्स एक्सिस हैं, तो दोनों ऐड हो गए, एच न्यू डैश अपॉन कॉस थीटा और प्लस एम वी कॉस फाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे एम वी कॉस फाई की। तो एम वी कॉस फाई इक्वल टू कितना हो गया, ये एच न्यू अपॉन सी है, ये वाली टर्म इधर लाऊंगा तो माइनस की हो गई, 0 तो हट गया, तो एच न्यू अपॉन सी एज इट इज माइनस ये वाली वैल्यू इधर आई, तो एच न्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा। और ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बता देंगे, और नहीं है प्रॉब्लम तो भी कमेंट करके जरूर बता देंगे कि सर मजा आ गया। ठीक है ना। अब मैं अगर बात कर लूँ किसके, अलोंग वाई एक्सिस के, तो अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं डायग्राम में बिफोर कोलिजन, तो वाई एक्सिस का कोई रोल है क्या, कहीं नहीं है, 0। इलेक्ट्रॉन में कोई रोल है क्या, कोई नहीं है, 0। अब लेकिन आफ्टर कोलिजन अगर मैं बात करूं तो वाई एक्सिस पे ये रहा हमारा किसका, फोटोन का, और ये रहा हमारा किसका, इलेक्ट्रॉन का। कितना है, एच न्यू डैश अपॉन सी इंटू साइन थीटा और प्लस एम बी साइन फाई हो जाएगा, और बिफोर कोलिजन 0 0 हो जाएंगे। तो क्या हो गया, 0 प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया, एच न्यू डैश अपॉन साइन थीटा माइनस, अब ये माइनस का साइन क्यों आया, आप समझ सकते हैं माइनस का साइन क्यों आया। ये है ना एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा, ये कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर, और ये किस डायरेक्शन में, नीचे। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए ये माइनस का साइन हो गया। यहाँ पर माइनस का साइन हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो माइनस का एम वी साइन फाई यहाँ पर हो गया। बात समझ में आई यहाँ तक। अब ये वाली वैल्यू होगी, ये तो 0 हो गया, यहाँ से क्या कैलकुलेट करें, एम वी साइन फाई, तो एम वी साइन फाई इधर माइनस का, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा एम वी साइन फाई, और यहाँ पर क्या हो गया, एच न्यू अपॉन सी, एच न्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा हो गया, और इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। बात समझ में आ गई यहाँ तक। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर बता देना, वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है,
तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी यहाँ पर ये क्लियर हो गई, आपको क्लियर समझ में आ गई होगी यहाँ तक, ये वाली इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, स्क्वायर करके दोनों साइड का। और इक्वेशन नंबर 2 भी समझ में आ गई होगी और इक्वेशन नंबर 3 भी समझ में आ गई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमने ये इक्वेशन निकाल ली और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमने ये दोनों इक्वेशन निकाली। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइनली इक्वेशन नंबर 2 का और 3 का स्क्वायर करके उन्हें जोड़ देना है। इक्वेशन नंबर 2 और 3 का स्क्वायर करके उन्हें हमें क्या कर देना, ऐड कर देना। 2 और 3 कौन सी, ये वाली जो हमने ये तो निकाली ना, ये तो फाइनल आ गई, इसमें बाद में वैल्यू पुट करेंगे हम, लाके आगे से सॉल्व करके बाद में इसमें लाके हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। फिलहाल जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो ये दोनों इक्वेशन निकाली हैं, दोनों अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, इन दोनों को हमें क्या कर देना, दोनों का स्क्वायर करो और ऐड कर दो। हम स्क्वायर क्यों करना चाह रहे हैं, हम स्क्वायर इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि हम कुछ इस तरीके का बना सकें कि कोई एक ऐसी वैल्यू निकाल ले यहाँ से, जो वैल्यू निकाल के हम इसमें उसकी वैल्यू पुट कर सकें और इक्वेशन को फाइनली सॉल्व कर सकें। तो हमने इसलिए क्या करा, इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का स्क्वायर करा और स्क्वायर करके ऐड कर दिया। तो जब स्क्वायर करेंगे तो जरा देखो क्या होगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव इक्वल टू, इधर स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर खोल लेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके स्क्वायर खोल लेंगे, ठीक है। और ये जो इक्वल से इधर की साइड है उनको एक तरफ कर लेंगे, तो एम स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये तो एक तरफ कर लेंगे इक्वल के दोनों, इक्वल से इधर वाले, और इधर के दोनों एक साथ ऐड कर लेंगे। तो जब मैंने ये कहा एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस फाइव प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन फाइव, तो मेरा क्या बना, ये रहा एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस एम स्क्वायर वी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो इक्वल से एक साइड वाले दोनों एक साथ ऐड कर लिए और इधर वाले एक साथ ऐड कर लेंगे। दैट मीन्स यानी कि क्या होगा मेरा, यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसका स्क्वायर कर लूंगा मैं, प्लस इसका स्क्वायर कर लूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एच स्क्वायर न्यू है, ये न्यू और वी में कंफ्यूज मत हो जाना, एम के साथ में वी भी यूज हो रहा है कहीं पर, तो एम के साथ में जो वी ये वाला जो वी है ना, मैंने इस तरीके से बनाया, देखो दोनों में कंफ्यूजन मत हो जाना। वी में मैंने ऐसे घुमा रखा और न्यू जो है इस तरीके से घुमा रखा है, मैंने न्यू को नहीं घुमा रखा, न्यू और वी में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी और वी जो है हमारी वेलोसिटी है, ठीक है, बात समझ में आई ना यहाँ पर। अब एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर हो गया और प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझते चलो, देखो लगेगा इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना लेंथी सा डेरिवेशन है, थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, नहीं मैंने इसलिए पहले ही नोट डाउन कर रखा है, ठीक है, समझाने के लिए। और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस का फिर आएगा 2, तो माइनस का 2 ए बी, ए कितना है हमारा, ये एच स्क्वायर न्यू, वो एच न्यू अपॉन सी, और ये कितना है एच न्यू डैश अपॉन सी, तो एच एच तो हमारा सी स्क्वायर हो, एच स्क्वायर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा यहाँ पर हो जाएगा, तो एच स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर कॉस थीटा हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। प्लस क्या करना है इसमें, प्लस इसमें ये भी तो ऐड करना है, इसका भी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरा एक इक्वेशन बन गई, दोनों तरफ का एक स्क्वायर करके इक्वेशनों का दोनों का और उनको ऐड करके। अब जरा यहाँ पर समझो, यहाँ से मैंने एम वी स्क्वायर और यहाँ से एम वी स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बना, ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ से मैंने ये वाली टर्म एज इट इज लिखी। अब इस वाली टर्म में देखो ये क्या है, एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इस वाली टर्म से तो मैंने ये वाली टर्म जो है, ये वाली जो टर्म है ये वाली, और साथ में कहाँ है ये वाली टर्म, ये वाली टर्म अगर मैं इसमें देखूँ साइन स्क्वायर में, ये वाली यहाँ पर एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इन दोनों में से ये टर्म मैंने कॉमन ले ली, ये आगे मेरी कॉमन होके यहाँ पर ये वाली टर्म, ठीक है, और यहाँ से क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बचा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बाकी का माइनस का 2 एच स्क्वायर न्यू डैश अपॉन सी स्क्वायर एज इट इज लिख लिया मैंने, इंटू में कॉस थीटा एज इट इज लिख लिया। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी ट्रिग्नोमेट्री में, क्या एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है, क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी होगी ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बनना है, तो इसकी वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ से क्या बना बस एम स्क्वायर वी स्क्वायर, तो इस वाली पूरी टर्म से मेरा क्या बना, ये केवल बना एम स्क्वायर वी स्क्वायर केवल, बात समझ में आ गई। इक्वल टू ये टर्म एज इट इज यहाँ पर नोट कर ली मैंने, ये वाली टर्म एज इट इज नोट कर ली यहाँ पर, और ये वाली टर्म फिर से 1 बन गई, -2 के बाद ये वाली टर्म मैंने एज इट इज यहाँ पर नोट कर ली। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। अब थोड़ा सा इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें अपने दिमाग लगाने हैं, थोड़ा सा देखो यहाँ पर इसमें भी सी स्क्वायर है, इसमें भी सी स्क्वायर है, इसमें भी सी स्क्वायर है,
तीनों टर्म्स में सी स्क्वायर है, तीनों में से मैंने सी स्क्वायर नीचे से कॉमन लिया तो 1/c² हो जाएगा, सी स्क्वायर नीचे है उसको इधर ले जाऊंगा तो इधर मल्टीप्लाई में आएगा। तो क्या बना इधर, ये m स्क्वायर एज इट इज, v स्क्वायर एज इट इज, और ये सी स्क्वायर कहां से आया, तीनों में से कॉमन लिया नीचे से और नीचे से डिवाइड में था, इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया। ठीक है, क्लियर। ऊपर की टर्म ऐसी बची h स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस h स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा। ये बन गई फाइनली मेरी इक्वेशन नंबर 4। ये कौन सी इक्वेशन बन गई मेरी, इक्वेशन नंबर बन गई फाइनली 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मेरी यहाँ पर बन गई कौन सी, 4। इक्वेशन नंबर 4 मेरी यहाँ पर फाइनली बन गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें से इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करना है, नाउ इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 4, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। 1 कौन सी थी, 1 हमारी इक्वेशन नंबर 1 ये वाली थी, उसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है। कौन सी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है m स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस उधर वाली टर्म माइनस कर दो, कौन सी, ये वाली टर्म m स्क्वायर v स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि m स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस m स्क्वायर v स्क्वायर सी की पावर 2। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब इक्वल के बाद वाली जो टर्म है वो टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज लिखो और माइनस उसके बाद वाली टर्म एज इट इज लिखो। कौन सी, ये वाली, इसके बाद वाली जो टर्म है वो वाली टर्म एज इट इज लिखी, माइनस जो करेंगे हम इसके बाद ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, देखो ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इतना लंबा तो डेरिवेशन और साथ में न्यूमेरिकल भी जोड़ दिया, इतने लंबे लंबे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हाँ बेटा, इतने लंबे क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में जो डेरिवेशन है बहुत लेंदी डेरिवेशन है, तो बहुत लेंदी डेरिवेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और साथ में न्यूमेरिकल भी लगा देते हैं। हालांकि वो न्यूमेरिकल जो वो बहुत छोटे छोटे होते हैं उस डेरिवेशन पर ही बेस्ड हो जाते हैं, लेकिन डेरिवेशन की तो आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर समझना ध्यान से, ये एच स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यू है ना पूरी एज इट इज, यहाँ पर देखो क्या था, ये एच स्क्वायर यहाँ पर जो इधर की वैल्यू है न्यू माइनस न्यू का होल स्क्वायर है ये। ठीक है, न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर खोल दिया वहां पर, तो एच स्क्वायर क्या होगा ब्रैकेट के अंदर, न्यू स्क्वायर प्लस यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही वाली टर्म यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाए, न्यू स्क्वायर प्लस न्यू डैश स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 न्यू डैश। क्लियर है बात यहाँ तक, ये वाली टर्म होगी। फिर उसके बाद क्या है, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, तो ये क्या है फिर से वही है, प्लस कहाँ गया ये वाला, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 एम नॉट सी की पावर 2 एच न्यू डैश, ये कहाँ से है, ये वाली लास्ट वाली टर्म 2 एम नॉट सी की पावर 2 एच न्यू डैश, यहाँ पर आ गया न्यू माइनस न्यू डैश। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू आ गई। माइनस क्या करना है, ये वाली टर्म, तो जो प्लस के थे वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस के थे वो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस करना है। तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर यानी कि माइनस का एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, ये माइनस का हो जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, तो एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा। यहाँ पर ये टर्म आ गई, दोनों वैल्यू लिखी। करके देखना है इस क्वेश्चन को हैंड से, अपने हैंड से पेपर पे डेरिवेशन को सॉल्व करके देखना, जब भी एग्जाम में कर पाओगे, वरना इलझ जाओगे इसमें कहीं ना कहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, एम स्क्वायर सी की पावर 4 है, यहाँ पर क्या है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी की पावर 2 है, तो यहाँ से एम स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ से एम स्क्वायर सी स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, तो सी की पावर 4 थी तो बची क्या सी की पावर 2 माइनस यहाँ पर क्या बचा वी स्क्वायर बचा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस एच स्क्वायर की मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर ली, तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश प्लस एम नॉट सी की पावर 4 एज इट इज प्लस 2 एम नॉट सी की पावर 2h न्यू डैश एज इट इज माइनस एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉस थीटा, ये एज इट इज। अब देखो इसमें से कुछ वैल्यूज कट रही होंगी, कौन सी वैल्यू कट रही होंगी, एक तो ये वाली वैल्यू कट रही है, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर क्या है प्लस का है, यहाँ पर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर माइनस का है, एक ये टर्म कट रही है एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर, ये क्या है प्लस का, इधर माइनस का एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर न्यू डैश 2h स्क्वायर न्यू डैश, तो ऐसे ये क्या है, ये वाली टर्म कट रही है क्या कहीं, ये वाली टर्म नहीं कट रही है, क्यों काट दी मैंने अभी। ठीक है, 2h स्क्वायर न्यू डैश, हाँ ये तो कॉमन ले लेंगे उसमें से। ठीक है चलो, ये नहीं कट रही। ठीक है, अब बस यहाँ पर क्या बचा हमारा, देखो ये दोनों टर्म कट गई, तो पहले मैंने ये वाली टर्म तो एज इट इज यहाँ पर नोट कर ली, विजिबल है ना ये नीचे, हाँ विजिबल है, ये वाली टर्म तो यहाँ पर नोट कर लिया एज इट इज, और यहाँ पर क्या करा मैंने, ये एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 एज इट इज माइनस इस वाली टर्म से ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म 2h स्क्वायर न्यू डैश और ये वाली टर्म 2h स्क्वायर न्यू डैश, दोनों में से क्या करा मैंने, माइनस का 2h स्क्वायर न्यू डैश कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बना, यहाँ से 1 बचा, प्लस माइनस का कॉमन लिया है ना, तो अंदर यहाँ ही माइनस का तो प्लस का 1 हो गया, माइनस
ये प्लस का था तो माइनस के कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा बच रहा है ना उसके साथ, तो 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, प्लस ये वाली जो टर्म बच रही है ये वाली एज इट इज लिख ली 2m0 c स्क्वायर h न्यू न्यू डैश। ये बन गई हमारी फाइनली इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 बन गई। पहली यूनिट में डेरिवेशन बहुत लंबे लंबे हैं, ये तो तुम्हें मानना होगा और करने तो होंगे अगर एग्जाम में पास होना है, ठीक है, बहुत अच्छे नंबरों से। क्लियर? तो ये वाली इक्वेशन नंबर 5 बन गई हमारी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर जरा एक चीज देखना, अब ये जो वैल्यू हमने ली है, ये हम यहाँ पर m की वैल्यू थोड़ा सा अब इसमें सॉल्व करेंगे। ये जो वैल्यू लिखी है m0 स्क्वायर c की पावर 4, इसको हम इस टर्म से रिप्लेस करेंगे यहाँ पर देखो, और फिर वैल्यू कट करेंगे। तो ये कहाँ से लेके आएंगे, हमारा एक जो मास होता है उसका जो एक फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में क्या होता है, m की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो m0 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है जो मैं बता रहा हूँ, आपको ऑलरेडी पहले से पता होना चाहिए अभी तक इस डेरिवेशन में। बाकी तो मैंने कुछ नहीं कहा ना कि पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें मैं सारी चीज़ें आपको बता ही रहा हूँ यहाँ से, लेकिन ये फॉर्मूला मैं जानता हूँ कि आपने पहले से पढ़ रखा होगा 11th-12th में। तो हमने ये फॉर्मूला पिक करा वहाँ से, इसका आप क्या करें, इस फॉर्मूले का अब वो वाला हमने होल्ड कर दिया 2 मिनट के लिए, ये इक्वेशन को हमने होल्ड कर दिया इक्वेशन नंबर 5 पे। अब हम इस फॉर्मूले को लेकर आए, इस फॉर्मूले का हमने क्या करा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, इधर m स्क्वायर बना, इधर m0 स्क्वायर बना, और ये जो स्क्वायर रूट था ये हट गया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सी स्क्वायर एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर क्या बना, सी स्क्वायर हो गया माइनस के वी स्क्वायर हो गया, क्लियर, और ऊपर क्या है, m0 स्क्वायर है, ठीक है। अब इस सी स्क्वायर को मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो इधर तो ये m स्क्वायर है हमारा, और ये जो सी स्क्वायर ऊपर की तरफ गया तो m0 स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे क्या बचा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब ये जो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसको मैं उधर लेके जाऊंगा, इधर डिवाइड में तो उधर मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो कितना हो गया, m स्क्वायर तो एज इट इज, और सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यानी कि जो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर था इसको मैं उधर ले गया, तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर m0 स्क्वायर सी की पावर 2 यानी कि सी स्क्वायर, ठीक है। अब मेरी ये वाली जो इक्वेशन बनी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो टर्म बनी, इस टर्म में मैं क्या कर दूँ, सी स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं, मुझे m0 स्क्वायर इंटू सी की पावर 4 चाहिए। मेरी यहाँ पर क्या वैल्यू, m0 स्क्वायर सी की पावर 4 है, तो मैंने वही यहाँ पर कर दिया, क्या, m0 सी की पावर 4 बनाने के लिए सी स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या लिखा, मल्टीप्लाइंग बाय सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इधर भी करना पड़ेगा, फिर जब इधर करूंगा, तो जब इधर करा तो m स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया इंटू में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एज इट इज है, और इक्वल टू कितना हो गया, m0 स्क्वायर और सी की पावर 4 होगी। अब ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 6। अब जरा देखना, ये m0 सी स्क्वायर या ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म देखो, m स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये यही तो टर्म है, m स्क्वायर सी स्क्वायर और ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सेम है ना टर्म। तो इसकी जगह पर मैं क्या वैल्यू लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं इक्वेशन नंबर 6 से ये वाली वैल्यू लिख सकता हूँ, m0 सी की पावर 4। तो मैं यही करूंगा कि मैं इक्वेशन नंबर अब 5 और 6 से लूंगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 5 से अगर मैं बात करूं, तो मैं इस वैल्यू के जगह पर, ये जो वैल्यू है मेरी, इस पूरी वैल्यू की जगह पर क्या लिख दूंगा, m0 सी स्क्वायर सी की पावर m0 स्क्वायर सी की पावर 4, क्योंकि ये वही तो फॉर्मूला है, इसकी जगह पर ये। तो जब मैं लिखूंगा तो m0 स्क्वायर सी की पावर 4 हो गया, और आगे की जो टर्म है वो तो एज इट इज है मेरी, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म तो मेरी एज इट इज है, m की पावर m0 स्क्वायर सी की पावर 4, तो m0 स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस 2h न्यू न्यू डैश, यानी कि कहाँ से आया, 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा, h न्यू स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर देखो मैंने स्क्वायर छोड़ दिया, यहाँ पर ये h 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश हो गया 1 माइनस कॉस थीटा 2m0 सी स्क्वायर h, देख लेता हूँ ये भी सही लिखा है ना, 2m0 सी स्क्वायर h न्यू न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है, हाँ ठीक है। अब यहाँ से देखो ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू इससे कट हो गई, तो क्या बना मेरे पास वैल्यू जो बनी, ये माइनस वाली उठा के मैं इधर लिया हूँ तो प्लस में हो जाएगी, तो 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2m0 सी स्क्वायर h न्यू न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है। अब यहाँ से देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया मेरा, और ये जो देखो h है ना, ये h से ये h स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, h न्यू न्यू डैश ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू m0, यहाँ से बचा सी स्क्वायर बचा, न्यू माइनस न्यू डैश यहाँ पर बचा, ठीक है। अब यहाँ से ये जो न्यू न्यू डैश है इसको मैं इधर ले आऊंगा, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा इक्वल का, तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, h 1 माइनस कॉस थीटा, ये टर्म बची h 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू m0 सी स्क्वायर, और न्यू माइनस न्यू डैश तो एज इट इज, और अपॉन में ये न्यू न्यू डैश में नीचे ले आया अपॉन में यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाली टर्म तो मैंने एज इट इज लिख ली, ये वाली टर्म भी एज इट इज लिख ली, इसको मैंने सेपरेट कर लिया, न्यू अपॉन न्यू इंटू न्यू डैश, और माइनस का साइन है बीच में, माइनस का साइन, न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश, यहाँ से तो न्यू से कैंसिल आउट हो गया ये वाला इससे,
ठीक है, और यहाँ से ये न्यू डैश से कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू बचा। तो ये तो एज इट इज एच 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू। तो मेरा फाइनली जो रिलेशन बना वो एक ये रिलेशन यहाँ पर बन गया फाइनली। ठीक है, ये रिलेशन समझ में आ गया आपको, ये रिलेशन आपको पता भी होना चाहिए न्यूमेरिकल्स करने के लिए। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा अगर और इसके साथ चेंजेस करूँ, इसमें थोड़ा सा अगर मैं चेंजेस करूँ इस फॉर्मूले में, इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें जो सी स्क्वायर है इसमें से एक सी अलग कर लूँ, यानी कि एम नॉट सी अलग रख लूँ, और जो सी है दूसरा उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ। सी स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो एक तो एम नॉट सी रख लूँ और जो सी है एक और उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या बनेगा, ये वाली टर्म तो एज इट इज है, एम नॉट सी मैंने एज इट इज रखा और एक सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारा सी अपॉन न्यू डैश या सी अपॉन न्यू बचा। डेल्टा लैम्डा की बात हुई थी ना डेरिवेशन में, जो क्वेश्चन दिया था उसमें डेल्टा लैम्डा की बात हुई थी, तो डेल्टा लैम्डा की फॉर्म हमें बनानी है, तो वो कैसे बनेगी वही मैं बना रहा हूँ। हमें पता है जो न्यू होता है फ्रीक्वेंसी होती है वो सी अपॉन लैम्डा होती है, यहाँ से लैम्डा कैलकुलेट करेंगे तो सी अपॉन न्यू हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू सी अपॉन न्यू, और अगर मैं लैम्डा डैश की वैल्यू बात करूँ तो सी अपॉन न्यू डैश हो जाएगा। तो सी अपॉन न्यू डैश की जगह पर तो मैंने लैम्डा डैश ले लिया और सी अपॉन न्यू की जगह पर मैंने लैम्डा ले लिया, तो क्या टर्म बनी, एच 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एम नॉट सी लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ठीक है, अब ये जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा ये तो एज इट इज रखा है, इसको मैं इधर ले आया अपॉन में, तो ये क्या बन गया, एच 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में एम नॉट सी इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। ये जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होता है यही मेरा क्या होता है एक्चुअल में चेंज इन लैम्डा, यानी कि डेल्टा लैम्डा होता है, यानी कि डेल्टा लैम्डा हो गया ये, और यही फाइनली मेरा क्या बन गया, यही मेरा फाइनली डेरिवेशन था जो मुझे करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया था, एच अपॉन एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो कितना लेंथी डेरिवेशन था, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ अब एक बार आपको, ये रहा क्वेश्चन जो दिया था। क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कॉम्पटन वेवलेंथ शिफ्ट डेल्टा लैम्डा। तो इस डेल्टा लैम्डा के लिए हमने अपना क्या करा है, डेरिवेशन प्रूफ किया है, ड्राइव करा है। डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन एम नॉट सी स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया या, और 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। ठीक है, थीटा क्या हो गया हमारा, ये जितने एंगल पर वो स्कैटर्ड हुआ है हमारा फोटोन। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसमें और क्या दिया था क्वेश्चन में, अब इसमें न्यूमेरिकल दिया था साथ में। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या दिया था कि अब ये तो हो गया हमारा डेरिवेशन, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, 7 मार्क्स का, ये समझ लो 5 मार्क्स का हुआ, 2 मार्क्स का तो न्यूमेरिकल बच रहा अभी। तो वो कैसे करेंगे, उसमें क्या करना है कि द वेवलेंथ ऑफ एन एक्स-रे दिया है, फोटोन इज डबल ऑन बीइंग स्कैटर्ड थ्रू 90 डिग्री पर स्कैटर्ड हो रहा है विद ए कार्बन ब्लॉक के साथ इन ए कॉम्पटन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो फाइंड क्या करना है, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, यानी कि जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ क्या होगी वो फाइंड करनी है, जबकि इसने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम दे रखा है, कितना है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इसने दे दी है, नहीं दी लेकिन फिर भी पता होनी चाहिए, दे दी है उसने क्वेश्चन में, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है क्वेश्चन में ना दे तो वो आपको पता होनी जरूरी है, ये याद भी कर लेना। 6.63 या 626 भी लिख लेते हैं, 6.626 भी उसने जो दी है, लेकिन हम वही लेंगे, कितनी है 6.63 इंटू 10⁻34 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड। और स्पीड ऑफ लाइट सी भी उसने दे दिया, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कितना है, 3 इंटू 0 यानी कि 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो दो वैल्यू है ना, ये बल्कि तीनों इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, ये तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। वेवलेंथ पूछ रहा है इंसिडेंट फोटोन की, 90 डिग्री का उसने एंगल दे रखा है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे चल के। ठीक है, तो ये हमारा जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, समझेंगे। गिवन क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, प्लैंक कांस्टेंट h दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 6.63 इंटू 10⁻34 मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और एंगल थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, वेवलेंथ पूछ रहा है तो डेल्टा लैम्डा होती है, अभी हमने कैलकुलेट करी, जस्ट कैलकुलेट करा ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला अप्लाई करके इसने डेरिवेशन न्यूमेरिकल भी दे दिया। तो अगर डेरिवेशन कर लिया तो न्यूमेरिकल करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। एच अपॉन एम नॉट सी, एम नॉट यानी कि वही होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम नॉट से रिप्रेजेंट मैंने यहाँ पर कर लिया है, वो एम ई से दिया हुआ है, तो आप यहाँ इसको इस फॉर्मूले में एम ई से रिप्लेस करा लीजिएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34, एम नॉट की वैल्यू जो है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू सी की वैल्यू जो है 3 इंटू 10⁸, और 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू दी है ना, कॉस 90, थीटा 90 दिया, तो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो 0 हो जाएगा।
एक बार इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, एक बार इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, तो 0 वाली टर्म तो रहेगी खत्म। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म हमारी बन गई। और इस टर्म को यानी कि जो डेल्टा लैम्डा है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा फाइनली, डेल्टा लैम्डा आ गया यहाँ पर। ये डेल्टा लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 2.4 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये इसे एंगस्ट्रॉम में चेंज करना है तो एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 0.2024 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप एक बार कैलकुलेशन जरूर करके देख लेना। हो सकता है मैंने कैलकुलेशन करके इसलिए लिख लिया जिससे मुझे टाइम ना लगे आपको वीडियो पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराने के लिए, वरना ज़्यादा लेंथी वीडियो होगा, उससे बढ़िया कि मैं नोट ही कर लूँ। तो आप एक बार ये कैलकुलेशन अपने कैलसी से करके देख लेंगे और देख लेंगे यही आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर यही आंसर आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो भी बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अगला हम देख लेते हैं। यहाँ तक हमारा हो गया। अब देखो वीडियो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी है। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, बस शेयर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और आपने अभी तक हमारा अगर ऐप नहीं इंस्टॉल करा है तो प्ले स्टोर पर जाइए, सक्सेस क्लासेस एजुकेशन के नाम से एक ऐप है, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। अभी उस पर हालांकि कुछ ज़्यादा मटेरियल नहीं है, लेकिन आने वाले सेमेस्टर में काफ़ी मटेरियल आपको वहाँ पर भी मिलेगा, तो उसे इंस्टॉल करके जरूर रख लीजिएगा। ठीक है, वरना उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बाकी अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ किस तरीके से पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया 2022-23 के इवन सेमेस्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक तरह से समझ लीजिएगा, ये जो वन शूट आपको मिल रहा है इससे आपके प्रीवियस के 2-3-4 पेपर, 2-3-4 मतलब 3-4 पेपर का सॉल्यूशन भी आपको मिल रहा है साथ के साथ। तो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिल रहा है, साथ में वन शूट मिले, यूनिट वाइज हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, और क्या मिल रहा है साथ में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए वीडियो, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, क्या करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी के बारे में उसने क्या पूछा है, मतलब उनमें डिफ्रेंशिएट कराया है ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी एक सिंगल वेव है, ट्रैवल कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ये पहुँच रहा है। क्रस्ट जो होता है इसका, अगर हम वेव का बात करें तो कितना टाइम वहाँ तक पहुँचने में लग रहा है, कितनी स्पीड से चल रही है, तो वो वेव हो गई। और अगर हम डिफरेंट वेव्स अगर एक साथ मर्ज कर लें तो यानी कि जो पैकेट बन जाते हैं हमारे, वो पैकेट एक पूरे के पूरे पैकेट, यानी कि इस तरीके से अगर मैं बात करूं इस तरीके से, और ये वाला जो ये वाले पैकेट बन जाते हैं इस तरीके, इसमें हमारी वेव होती है इस तरीके से। तो ये जो पैकेट्स हैं ये कितनी वेलोसिटी के, ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये कितनी स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, तो ये ग्रुप वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी की डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी। ठीक है, वो एक तो इसमें ये डिफरेंस पूछा है। आगे क्या कह रहा है, एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन दैम इन अ डिस्पर्सिव मीडियम, यानी कि बिटवीन दैम यानी कि फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी में वो क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है, यानी कि डेरिवेशन करा रहा है यहाँ पर। साथ में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दीज वेलोसिटीज इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, यानी कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन पूछ रहा है। तो यानी कि एक तो हम डेरिवेशन करेंगे दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, और फिर उसके बाद डिस्पर्सिव एंड नॉन डिस्पर्सिव दोनों मीडियम के बारे में हम वहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये करना है। तो सबसे पहले तो रेफरेंस आपको दिखी गया है स्क्रीन पर, आपने पढ़ भी लिया होगा, बाकी आपको पता भी होगा क्या है कि जो फेज वेलोसिटी होती है, इट इज द वेलोसिटी विद विच अ डेफिनेट फेज ऑफ अ वेव प्रोपोगेट इन अ मीडियम, यानी कि जो वेव प्रोपोगेट होती है किसी पर्टिकुलर मीडियम में, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, डेफिनेट वेलोसिटी होती है। इसमें क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है विद विच ग्रुप ऑफ वेव्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट वेवलेंथ, यानी कि जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ वेव्स होती हैं, यानी कि जिनके जो वेवलेंथ है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है, यानी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती हैं, और ट्रैवल अलॉन्ग है सेम डायरेक्शन, और एक सेम ही डायरेक्शन में वो ट्रैवल कर रही होती हैं। वीपी को हम ओमेगा अपॉन के से, यानी कि फेज वेलोसिटी को ओमेगा अपॉन के से डिनोट कर देते हैं। वहीं पर हम ग्रुप वेलोसिटी को वीजी, यानी कि ग्रुप वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाता है, डी ओमेगा अपॉन डी के हो जाता है, या डेल भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल वेव होती है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप ऑफ वेव्स होती हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वेव्स होती हैं उसमें सिंगल वेव होती है उसमें। फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल वीपी कितना होता है, वी अपॉन टू। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए वी अपॉन टू होता है, और रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए कितना होता है, सी स्क्वायर अपॉन वी होता है। ठीक है, वहीं पर अगर मैं इसकी बात करूं दोनों के लिए कितना होता है, वी के इक्वल होता है, यानी कि वेलोसिटी के इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर।
तो ये तो बेसिक सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। चलिए इनके रिलेशन की बात कर लेते हैं। फिर से मैं वही, यहाँ पर भी यही क्वेश्चन जो है हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी यही मान के चल रहा हूँ कि आपने ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी ऑलरेडी डिटेल वीडियो में पढ़ रखा है। पूरा डेरिवेशन दोनों का कर रखा है मैंने, दोनों के डेरिवेशन करा रखे हैं, तो वो डेरिवेशन एक बार जरूर देख लें, ग्रुप वेलोसिटी का एंड फेज वेलोसिटी का। वो डेरिवेशन हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर रिलेशन पूछा है, तो डायरेक्ट हम वहाँ से उनकी वैल्यूज उठाएंगे। मैंने अभी जस्ट पीछे बताया कि हमारा जो अब हम कर रहे हैं रिलेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने अभी बताया जस्ट पीछे की जो ग्रुप वेलोसिटी होती है डी ओमेगा अपॉन डी के होती है, ये बताया अभी पीछे, देखो डिफरेंस में भी बताया, यहाँ पर डी ओमेगा अपॉन डी के होती है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर ली। इक्वेशन नंबर 1 होगी। यही चीज मैंने फेज वेलोसिटी के लिए बताई, ओमेगा अपॉन के होती है, तो ये चीज मैंने यहाँ पर डिफरेंस में बताई, ओमेगा अपॉन के होती है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम पहले से जानते हैं। वी नो दैट वीजी इक्वल टू इतना होता है और वीपी इक्वल टू इतना होता है। तो अब मैं यहाँ पर बात करूँ कि ओमेगा, इस वाले जो ये है हमारा फेज वेलोसिटी, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो ये के उधर चला जाएगा, तो वीपी इंटू के हो गया, इक्वेशन नंबर 2 होगी। ओमेगा की वैल्यू मैंने ये फाइंड कर ली है, ओमेगा की वैल्यू उठाकर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। तो वीजी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वीजी इक्वल टू डी अपॉन डी के, ओमेगा की जगह पर आ गया वीपी इंटू के, यानी कि वीपी इंटू के। क्लियर यहाँ तक, कोई इशू नहीं है। अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन मेरे से ज़्यादा बेटर आप जानते हैं, क्योंकि आप मैथ फर्स्ट पढ़ रहे हैं और गौरव सर ने बहुत अच्छे से इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, और आप 11th-12th में जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। मेरा बहुत वीक है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वीजी इक्वल टू कितना हो गया, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट वाला डिफरेंशिएशन यहाँ पर चल रहा है, वीपी प्लस ये तो वीपी हो गया, यहाँ पर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो के रेस्पेक्ट में पहले तो वीपी हो गया सीधा सीधा, और दूसरा जब वीपी को करेंगे तो के हम बाहर लिख लें। क्या होता है, पहले देखो हम ये जो हम करेंगे यहाँ पर के को करेंगे, तो जब हमने के का डिफरेंशिएशन करा तो वीपी हमने बाहर रखा, इंटू के का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, तो वीपी आ गया हमारा ये वीपी प्लस, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, के का तो हो गया हमारा, अब वीपी को डिफरेंशिएट करेंगे तो के एज इट इज रखेंगे, तो के एज इट इज रखा, और वीपी को करेंगे जब, चूंकि हालांकि हम के रेस्पेक्ट में करें तो डी वीपी अपॉन डी के ही लिख लेंगे उसको, डी वीपी अपॉन डी के। वैसे तो जीरो हो जाता है वहां पर अगर पर, लेकिन वीपी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, क्या पता इन टर्म्स ऑफ के हो, तो वीपी ही हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं। आप बोलेंगे बहुत सारे स्टूडेंट, आप तो बोल रहे थे कि डिफरेंशिएशन आता, आपने करके भी बता दिया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आता है, इतना भी नहीं आता। ठीक है, क्लियर। तो इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब एक चीज और हम जानते हैं, जो के होता है, ये जो के होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा होता है। ये बहुत बार मैंने आपको बताया डिटेल वीडियो में कैसे होता है। ठीक है, 2 पाई अपॉन लैम्डा, और ये 2 पाई अपॉन लैम्डा, लैम्डा को ऊपर लेके गया तो लैम्डा की वैल्यू पावर -1 हो गई। ठीक है, नीचे 1 है पावर, ऊपर लेके गए -1 हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको मैंने फिर डिफ्रेंशिएट करा के को, किसके रेस्पेक्ट में, लैम्डा के रेस्पेक्ट में, तो डी के अपॉन डी लैम्डा हो गया इधर, और इधर करा तो 2 पाई तो कांस्टेंट बाहर हो गया, लैम्डा की पावर -1 है, -1 बाहर आई, और लैम्डा की पावर -1 और हो जाती है, तो -1 हो गई यहाँ पर। तो क्या हुआ, डी के अपॉन लैम्डा, यानी कि डी के अपॉन लैम्डा इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया 2 पाई लैम्डा की पावर -2। ये क्यों करा, डी के अपॉन लैम्डा की वैल्यू क्यों निकाली मैंने यहाँ पर, ये मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डी के अपॉन लैम्डा एज इट इज, और ये लैम्डा की पावर -2 थी, तो इसे नीचे ले गया तो लैम्डा स्क्वायर बन गया, माइनस का एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने फाइनली डी के की वैल्यू निकाली, तो डी के की जो वैल्यू निकल के आई, वो क्या वैल्यू निकल के आई, -2 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, और ये डी लैम्डा इधर नीचे था, इधर मल्टीप्लाई में चला गया। मैंने डी के की वैल्यू निकाली, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर पुट करनी, क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करनी है डी के की वैल्यू। तो ये डी के की वैल्यू मैंने यहाँ से उठाई और यहाँ पर पुट कर दी। तो क्या करा, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से अगर हम बात करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, वीजी इक्वल टू कितना हुआ, वीपी एज इट इज प्लस के की जगह पर मैंने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डीवीपी अपॉन डी के की जगह पर -2 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर, डी लैम्डा 2 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। अब यहाँ से देखो, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 2 पाई से तो मेरा 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा कैंसिल आउट हो गया। अब ये डी लैम्डा ऊपर चला जाएगा तो कितना बचेगा, वीजी, ये माइनस साइन भी ऊपर आ गया, वीपी तो एज इट इज माइनस के लैम्डा, ये माइनस के लैम्डा ऊपर चला गया, माइनस के लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा। तो ये मेरा फाइनल क्या बन गया, रिलेशन बन गया, किस किस के बीच में बन गया, फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन बन गया हमारा, क्या, वीजी इक्वल टू वीपी माइनस लैम्डा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा। ठीक है, अब अगर मैं डिस्पर्सिव मीडियम की बात करूं तो ये जो होता है हमारा डी वीपी अपॉन डी लैम्डा, ये 0 के इक्वल नहीं होता है, और अगर मैं बात करूं नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, वीजी इक्वल टू वीपी हो जाएगा, या वीपी इक्वल टू वीजी हो गया। ये रिलेशन आ गया ना फाइंड आउट होके। तो डिस्पर्सिव मीडियम में तो यही वैल्यू हो गई हमारी। ठीक है, डिस्पर्सिव और नॉन डिस्पर्सिव की बात कर रहा था ना, तो डिस्पर्सिव मीडियम में तो यही होगी, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 होता है डिस्पर्सिव मीडियम में। लेकिन अगर नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की बात करें तो डी वीपी अपॉन डी लैम्डा की वैल्यू 0 के इक्वल होती है, तो 0 होता है, तो ये टोटल सम 0 हो जाएगी, तो वीजी इक्वल टू वीपी, यानी कि वीपी वीजी दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं।
तो ये दोनों जो नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, इन डिस्पर्सिव मीडियम और इन नॉन डिस्पर्सिव मीडियम, ये दोनों भी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ तक ये करना था और साथ में डिफरेंस बताना था। 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। अभी जो मैं करा रहा हूँ ना, ये 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। कुछ चीज़ें छूट रही है ना यूनिट फर्स्ट में। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि काफ़ी चीज़ें छोड़ दिया आपने, कुछ टॉपिक छोड़ दिए, जैसे डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट भी मैंने छोड़ दिया है। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट एक्चुअल में क्या था कि मैटर वेव भी साथ में ट्रेवल करती हैं, तो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें छोड़ी हैं, तो वो 2 मार्क्स में भी कवर होंगी। कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी तो बनेंगे, तो 2 मार्क्स का एक अलग से 5 यूनिट का एक साथ वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से वन शूट चल रहा है, तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, टेंशन में ना आए बिल्कुल भी कोई भी स्टूडेंट कि मैंने कुछ टॉपिक छोड़ दिए या क्या है। ये जो वन शूट वीडियो आपको मिल रहे हैं, ये अभी लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आपको मिल रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में 2 मार्क्स का वीडियो, 5 यूनिट का एक कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा पूरे फिजिक्स का, 2 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के, ठीक है। क्लियर, खुश है ना सभी? अगर खुश हो तो जल्दी से लाइक कर दो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले फिर से लॉन्ग क्वेश्चन का। ये भी थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा सा ज्यादा बड़ा डेरिवेशन है। क्या कह रहा है? ड्राइव टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइम इंडिपेंडेंट मैं करा रहा हूँ, टाइम डिपेंडेंट आप अपने आप से करेंगे, वो होमवर्क है। होमवर्क है, लिख लीजिएगा। टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन का डेरिवेशन भी कर लीजिए। श्रोडिंगर का एक डेरिवेशन जरूर आ जाता है एग्जाम में, टाइम इंडिपेंडेंट हो या टाइम डिपेंडेंट हो। तो टाइम इंडिपेंडेंट का मैं करा रहा हूँ, डिपेंडेंट का आप पिछले वीडियो से कर लेंगे, ठीक है। ये होमवर्क है, कर लेंगे जरूर। फिर क्या कह रहा है? ये ड्राइव करने के लिए कह रहा है, तो बहुत लंबा तो क्वेश्चन यही हो गया अच्छा खासा। फिर आगे क्या कह रहा है? राइट डाउन द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन 1 डायमेंशन। लो बताओ, छोटा था डेरिवेशन ये वाला श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो उसमें 1 डायमेंशनल पार्टिकल वाला भी जोड़ दिया, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। बताओ कितना बड़ा क्वेश्चन आया था 7 मार्क्स में। कब आया था क्वेश्चन? 2023 ऑड सेमेस्टर में, जस्ट पिछले साल पूरे इसी सेमेस्टर में, ऑड सेमेस्टर में ये क्वेश्चन दिया था। इतना लेंथी क्वेश्चन है, बस पूछो मत। 2 डेरिवेशन एक ही क्वेश्चन में दे दिए, ठीक है। क्या है? तो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट के लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसको ड्राइव करना है, साथ में पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स उसको भी ड्राइव करना है। पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स एक्चुअल में क्या होती है? इसकी एप्लीकेशन होती है। इतने में भी इसको तसल्ली नहीं हुई, इसने आइगन वैल्यूज भी पूछ ली, यानी कि आइगन फंक्शन जो है हमारा जो भी है उसको भी यहाँ पर बताना है और आइगन वैल्यूज भी फाइंड करके बतानी है। तो बहुत फुल डेरिवेशन है, बहुत बड़ा डेरिवेशन है। चलिए इसको भी समझते हैं बड़े आराम से। देखो एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने नोट कर लिया है पहले से, ठीक है। अगर मैं लिख के करा रहा होता ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती पहले यूनिट की, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश की, और इंपॉर्टेंट कंटेंट है सारा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट के लिए हम डेरिवेशन से स्टार्ट कर रहे हैं सीधा, क्योंकि उसने ड्राइव करने के लिए बोला, हम थ्योरी पर नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे ही मैंने कॉम्पटन इफेक्ट वाले में किया था। क्या है? वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, जो टोटल एनर्जी होती है वो सम होती है किसका? पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो वही चीज़ हम पहले से लिखा है मैंने, जो टी यानी कि टोटल एनर्जी होती है वो एक्चुअल में किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होती है। क्लियर? अब जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, उसको तो मैंने ई से डिनोट कर लिया। काइनेटिक एनर्जी हमें पता है हाफ mv² होती है, और पोटेंशियल एनर्जी को मैंने Vx से डिनोट कर लिया, ठीक है। क्लियर? बात समझ में? कोई इशू नहीं। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी हाफ mv², इसे हम p²/2m लिख सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में आएगा, सर ये जो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² था, ये p²/2m कैसे हो गया? प्लस Vx तो मेरा एज इट इज है। तो चलिए इसको मैं बताता हूँ ये कैसे हुआ। हाफ mv² में मैंने क्या करा? m से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्या करा मैंने? हाफ mv² में ऊपर भी m से और नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों कर दिया? मुझे जरूरत थी इस तरह का बनाने की। क्यों जरूरत थी? आगे चल के पता चल जाएगा। जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो क्या बना? हाफ तो मेरा एज इट इज m है, ये m² हो जाएगा, और v² यहाँ पर छूट गया, देखो ये v² है, तो m² हो गया, यहाँ पर v² हो गया, अपॉन m हो गया। तो mv कितना होता है हमारा? p मोमेंटम के इक्वल होता है, तो m² v² किसके इक्वल हो गया? p² के इक्वल हो गया। अपॉन में हाफ था तो ये 2m मैंने यहाँ पर लिख लिया, तो p²/2m किसकी जगह पर लिख दिया? यहाँ पर प्लस vx, ठीक है। अब जो हमारा फंक्शन होता है, आइगन फंक्शन हम जिसको बोल देते हैं, जिसकी पीछे भी बात हुई थी, अभी पहले एक क्वेश्चन में बात हुई थी, तो उसकी अगर मैं बात करूं, वेव फंक्शन भी हम इसको बोल देते हैं, जिसको हम साई एक्स से डिनोट करते हैं। या देखो जैसे मैंने Vx लिया है ना, तो x ले लिया x डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कराने के लिए, वरना अगर आप v भी लेंगे ना तो भी चल जाएगा, कैपिटल V पोटेंशियल। और यहाँ पर कैपिटल मतलब साई अगर लेंगे ना, तो साई एक्स ना भी लें तो भी चल जाएगा, ठीक है। मैं आगे अगर नहीं लेंगे तो किस तरह से हमारा फाइनल फॉर्मूला बनेगा वो भी मैं बता दूंगा, किस तरह से वेव इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ, इसमें क्या करेंगे? दोनों तरफ साई एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e इंटू साई एक्स हो गया, साई एक्स इंटू ई हो गया, इक्वल टू इधर करेंगे तो p²/2m इंटू साई एक्स हो गया,
प्लस वी एक्स इंटू साई एक्स। इक्वेशन नंबर 1 हमारी यहाँ पर ये बन गई, ठीक है। अब क्या करना है, अगर जर्नल फंक्शन की मैं बात करूँ तो जर्नल फंक्शन जो होता है एक हमारी वेव इक्वेशन या वेव जो हमारी होती है, जो वेव होती है एक्चुअल में उसका, जो अगर आइगन फंक्शन की मैं बात करूँ तो जो जनरल फंक्शन होता है, यहाँ पर आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, पहले से ये याद रखनी है आपको, ठीक है। ये जनरल वैल्यू है, जनरल फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद रखना है क्या होता है वेव फंक्शन का जनरल रिलेशन या जनरल फंक्शन। हमारा जो साई होता है वो एक्चुअल में कितना होता है, साई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर यहाँ पर सॉरी यहाँ पर माइनस ले रहे हैं तो ओमेगा टी माइनस के एक्स करेंगे, यहाँ पर प्लस ले लिया तो के एक्स माइनस ओमेगा टी करेंगे। दोनों तरीके से मैंने लिख के दिखा दिया। कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं पर बहुत से बच्चे बोलते हैं माइनस का आएगा या कोई बहुत से बोलते हैं प्लस का आएगा, लेकिन यह वो यहाँ पर ध्यान नहीं देते, के एक्स पहले आ गया यहाँ पर माइनस ओमेगा टी, तो यहाँ से कंफ्यूजन होता है। दोनों तरीके से मैंने लिख दिया है। हम नीचे वाले को यहाँ पर लेके चल रहे हैं जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इस इक्वेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। अब ये चीज क्यों कर रहे हैं हम आगे चल के अभी पता चलेगी हम क्यों कर रहे हैं। तो जब मैंने डिफरेंशिएट करा तो डी अपॉन डी एक्स इंटू साई एक्स हो गया यहाँ पर, और इक्वल टू, अब इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट में, मुझसे बेटर आपको आता है डिफरेंशिएशन मैंने बताया है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपको मुझसे बेटर आते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आप अभी करंट में पढ़ रहे हो, मैथ फर्स्ट में भी, और आप अभी 11-12 करके आए हो, तो आपको बहुत अच्छे से आता है, मुझे नहीं आता, ठीक है। चलिए फिर भी करने की कोशिश करते हैं। ई टू द पावर आई इंटू के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो आई तो हमारा बाहर आ गया, के हमारा बाहर आ गया, ये वाला के एक्स वाला, इंटू ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। ये मैंने इसको डिफ्रेंशिएट करके बनाया भाई। अब तुम मुझे कमेंट करके बताना कि ये सही बनाया मैंने या कहीं गलती है, ठीक है, क्लियर। अब इसको फिर से एक बार और डिफरेंशिएट करना है। ये वाला जो डिफरेंशिएशन करके आया इसका डबल डिफरेंशिएशन हमें करना है, यानी कि फिर से डिफरेंशिएशन करना है। तो डी टू एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर और साई एक्स हमारा हो गया इक्वल टू, अब ये फिर से आई आएगा तो आई स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर के फिर से आएगा तो के स्क्वायर हो गया, और ब्रैकेट में हमारा फिर से वही ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। क्या ये सही है डबल डिफरेंशिएशन या इसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है और यही होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर लिया और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली, ठीक है। ये वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या करना है, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। क्या ये वैल्यू अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखो क्या है, साई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आई, ये वाली देखो, साई एक्स इक्वल टू ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी है। ये क्या है, ई टू द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी है। तो इस ब्रैकेट वाली वैल्यू की जगह पर मैं साई एक्स पुट कर दूं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो डी टू एक्स अपॉन वो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू आई स्क्वायर के स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा, साई एक्स हो जाएगा। तो यही चीज मैं कर दी, आई स्क्वायर के स्क्वायर इंटू साई एक्स हो गया। ये क्वेश्चन नंबर बन गई मेरी थर्ड, ठीक है। पीछे कौन सी थी, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड थी, तो वही क्वेश्चन नंबर होगी थर्ड, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड होगी। अब यहाँ पर हमें पता है के की जो वैल्यू हम पुट करेंगे वो क्या करेंगे, पी अपॉन एच क्रॉस एच कट एच, ये इसको 3 नाम बोल देते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, ये इस तरीके से एच को कट कर दिया जाता है, तो इसको एच कट भी बोल देते हैं, एच क्रॉस भी बोल देते हैं। वैसे एक्चुअल नेम जो है इसका वो होता है हीटा। क्या नाम होता है, हीटा, ठीक है। तो मैं एच क्रॉस या एच कट बोलूँ या हीटा बोलूँ तो कंफ्यूज मत हो जाना, तीनों एक ही नाम है, एच कट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, के की जगह पर पी अपॉन एच कट यूज कर लेंगे, क्योंकि के की वैल्यू होती है हमारी पी अपॉन एच कट, ठीक है, ये एच हीटा, ठीक है। तो ये वाली टर्म एज इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर एज इट इज, इसकी जगह पर मैंने ये पुट करा तो पी स्क्वायर अपॉन हीटा स्क्वायर इंटू में साई एक्स एज इट इज। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व क्या करेंगे, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर जो होता है हमारा वो एक्चुअल में रियल और इमेजिनरी में अगर हम देखें तो -1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पर मैंने -1 पुट कर दिया, यानी कि 1 माइनस का साइन पुट कर दिया, पी अपॉन हीटा स्क्वायर साई एक्स एज इट इज, ठीक है। अब ये माइनस का है तो मैंने क्या वैल्यू निकाली, पी स्क्वायर साई एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करूंगा मैं हीटा स्क्वायर को इधर लेके जाऊंगा, तो क्या वैल्यू बनेगी, हीटा स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू माइनस के पी स्क्वायर साई एक्स। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा तो क्या बना, पी स्क्वायर साई एक्स, यानी कि पी स्क्वायर साई एक्स इक्वल टू माइनस का साइन इधर आ गया, हीटा स्क्वायर जो उधर गया था वो इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स। इक्वेशन नंबर बन गई 4, और ये मैंने यहाँ पर लिख भी रखा, आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 1 होता है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, इस इक्वेशन नंबर 4 तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो एक ही वीडियो में मैंने 3-4 डेरिवेशन आपको कराने वाला हूँ, मेनली 3 तो कराने ही वाला हूँ। जैसे मैंने पीछे कॉम्पटेंस इफेक्ट का कराया,
श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन का करा दूंगा टाइम इंडिपेंडेंट के लिए, और आगे पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स भी करा दूंगा, ठीक है, साथ के साथ ही। ये चीज समझ में आ गई यहाँ तक। अब क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर साई एक्स। ये जो पी स्क्वायर साई एक्स की वैल्यू निकाली है ना हमने, ये सारा काम हमने इस वैल्यू को निकालने के लिए करा। ये वैल्यू उठा के यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। कौन सी थी इक्वेशन नंबर 1? पी स्क्वायर साई एक्स की जो वैल्यू थी यहाँ से, पी स्क्वायर साई एक्स है, यहाँ पर वो पुट करनी है वैल्यू। कौन सी? ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली है। तो जब पुट करेंगे तो ई इंटू साई एक्स हो गया। कहाँ से आया ये? ई इंटू साई एक्स हो गया हमारा, इक्वल टू अपॉन में 2m है तो 1/2m अलग लिख लूँ, पी स्क्वायर साई एक्स की जगह पर वो वैल्यू लिख लूँ, तो वो ये वाली वैल्यू लिख ली। तो हीटा स्क्वायर अपॉन 2m मैंने लिख लिया है, 1/2m हीटा स्क्वायर हो गया, माइनस का साइन आ गए, और डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स यहाँ से आ गया उसकी वैल्यू की जगह पर पूरा, ठीक है। प्लस और क्या उसमें वी एक्स इंटू साई एक्स है, तो प्लस में वी एक्स इंटू साई एक्स हो, ठीक है। अब ये वी एक्स इंटू साई एक्स प्लस का है, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ई इंटू साई एक्स एज इट इज, और माइनस के ये इधर टर्म आई तो वी एक्स साई एक्स हमारा हो गया, और ये वाली टर्म माइनस की इसको भी इधर लिया है, तो प्लस हीटा स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई एक्स अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, 2m से क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई भी करूंगा, डिवाइड भी, और डिवाइड करूंगा किससे? हीटा स्क्वायर से। इस इक्वेशन में जो अब इक्वेशन है हमारी वाली जो इक्वेशन है, इसमें मैं 2m से तो मल्टीप्लाई करूंगा और दोनों तरफ करूंगा, क्योंकि एक तरफ जो चीज़ करते हैं हमें वही दूसरी तरफ भी करनी होती है, ठीक है। तो 2m से मल्टीप्लाई और हीटा स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। तो जब मैंने इधर की तरफ करा, इधर वाली टर्म में इधर करूंगा तो देखो 0 से करूंगा तो 0 ही हो जाएगा, तो ये तो 0 ही है। अब इधर वाली टर्म में अलग अलग करूंगा तो क्या होगा, सबसे पहले 2m अपॉन हीटा स्क्वायर, यानी 2m, ये भी लिख सकते हो सीधा सीधा कि मल्टीप्लाई विद 2m अपॉन हीटा स्क्वायर इन अबव इक्वेशन, यानी 2m अपॉन हीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो अबव इक्वेशन में, क्या होगा है ई इंटू साई एक्स में मल्टीप्लाई करा 2 अपॉन हीटा 2m अपॉन हीटा स्क्वायर, माइनस इस वाले में करा 2m अपॉन हीटा स्क्वायर इंटू वी एक्स साई एक्स, प्लस अब यहाँ पर देखो जब मैं करूंगा हीटा स्क्वायर अपॉन 2m है और 2m अपॉन हीटा स्क्वायर से करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू काटने के लिए करा ये, तो ये वैल्यू कट गई, तो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पर ये डी का स्क्वायर छूट गया, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स हमारा यहाँ पर बचा इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब ये वाली टर्म तो मैंने आगे लिख ली, एक जनरल इक्वेशन बना ली, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर की, या सेकेंड ऑर्डर की बोल सकते हैं इसको, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स, प्लस कौन सी 2m अपॉन हीटा स्क्वायर, इसमें भी और इसमें भी है, दोनों में से कॉमन ले लिया 2m अपॉन हीटा स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा ई साई एक्स माइनस वी एक्स साई एक्स इक्वल टू 0। ऑलमोस्ट हमारी ये इक्वेशन जनरल बन चुकी है ऑलमोस्ट। तो क्या लिखेंगे इसमें, सीधा सीधा देखो, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स प्लस 2m अपॉन हीटा स्क्वायर कॉमन था, ये वाली टर्म मैंने वही लिख ली, ई साई एक्स माइनस वी एक्स साई एक्स इक्वल टू 0, यानी कि ये वाली टर्म मैंने उठा के आगे लिख ली जिससे समझ में आए। अब यहाँ से मैंने क्या करा, ये मेरी बन गई इक्वेशन, या तो इस इक्वेशन को कह लो, देखो फाइनली ये मेरी क्या बन गई, श्रोडिंगर की इक्वेशन बन गई मेरी वन डायमेंशनल के लिए, ठीक है, वन डायमेंशनल के लिए 1D के लिए मेरी श्रोडिंगर की इक्वेशन बन गई है, किसके लिए, टाइम इंडिपेंडेंट, टाइम का कोई यहाँ पर है नहीं तो फंक्शन, तो इसलिए टाइम इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अब ये मैंने साई एक्स वाले जो लिए हैं ना, तो इसकी जगह पर मैं साई नॉट डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर और करके लिखा है मैंने, इसलिए क्या है और करके यहाँ पर लिखा है मैंने, और मैं क्या कर सकता हूँ, डी 2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई नॉट, यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स के लिख लो या नॉट के, 2m अपॉन हीटा स्क्वायर ई, यहाँ से दोनों में से क्या करा, साई एक्स कॉमन ले लिया या साई नॉट कॉमन ले लिया, ई माइनस वी, आप ये इक्वेशन लिख देंगे ना तो यही फाइनल हो जाएगी। ये मैंने लिख के दिखा दी, इस तरीके से भी लिखी हुई मिल सकती है, कभी ड्राइव करने के लिए आ जाए कि ड्राइव दिस फॉर्मूला या दिस इक्वेशन, तो आपको पता होना चाहिए इस फॉर्मेट में आए तो भी ई माइनस वी कह लो या ई माइनस वी एक्स कह लो और साई एक्स कह लो, यहाँ पर किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, तो ये 1D के लिए है, ठीक है। और इसी को अगर हमें 3D के लिए लिखना है, 3D के लिए हम क्या लिखेंगे, तो 3D के लिए हम सीधा सीधा ये लिखेंगे, जो डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर के लिए हो जाएगा, वाई स्क्वायर के लिए हो जाएगा, जेड स्क्वायर के लिए हो जाएगा, यानी कि 3D हो गया डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई एक्स प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर साई वाई साई एक्स प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर साई एक्स प्लस 2m अपॉन हीटा स्क्वायर ई माइनस वी एक्स इंटू साई एक्स इक्वल टू 0, और चाहो तो नॉट की फॉर्म में, तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पर तुम्हारा होमवर्क में लिख देता हूँ, होमवर्क क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर टाइम डिपेंडेंट, कर लेना ये डेरिवेशन भी, कभी छोड़ के चले जाओ।
ठीक है, एग्जाम के लिए कर लेना। पिछली बार श्रोडिंगर का टाइम इंडिपेंडेंट आया था, क्या पता इस बार डिपेंडेंट आ जाए। ठीक है, तो कर लेना। ये मैंने आपको बता ही दिया पूरा डेरिवेशन, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब इसमें और यह भी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा था, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वाला और पूछा, तो ये भी पार्ट उसी का ही है। तो आगे हम करेंगे बात पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, एक ही क्वेश्चन का पार्ट है ये, इतना लंबा क्वेश्चन था, इतना लंबा डेरिवेशन वो, और उससे थोड़ा सा छोटा ही है। तो पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स का एक्चुअल में क्या है मैटर, एक हमने क्या ले ली, एक डायमेंशन कह लीजिए, या ये इसका, इसमें क्वेश्चन में किस तरीके से दिया था, देखो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन की। अगर तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि राइट डाउन द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। राइट डाउन के लिए बोला था, केवल लिखने के लिए बोला था, लेकिन मैंने पूरा डेरिवेशन बताया। इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल, यानी कि डीप पोटेंशियल वेल है, इनफाइनाइटली है, इनफाइनाइट है, उसकी वेल जो है साइड होगी। एंड फाइंड आउट एनर्जी आइगन वैल्यूज, एंड फाइंड करनी थी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, डेरिवेशन ही करना है। तो आप चाहें तो ये डेरिवेशन पूरा स्किप करके और आप सीधा वो वैल्यूज लिख के, यानी कि ये इक्वेशन लिख के जो होती है हमारी, और यहाँ से आइगन वैल्यूज जो है वो फाइंड करके दिखा सकते हैं। लेकिन मैंने पूरा दिखाया है यहाँ पर, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं भरोसा कि कहाँ पर मार्क्स काट ले, इसलिए आप अगर टाइम होगा तो पूरा करके आएंगे। ठीक है, ये दो बाउंड्रीज हो गई, वन डायमेंशनल बॉक्स की दो बाउंड्रीज हो गई। ये होगी x इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस, और ये l डिस्टेंस पर दूसरी x इक्वल टू l हो गई। इससे पहला x लेस देन 0 हो गया, और इससे बाद का x ग्रेटर देन 0 हो गया। ठीक है, बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, l हो गई, और एक इसमें पार्टिकल है जो फ्री है 1D में। ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल हो गया वो कितना हो गया, v x इक्वल टू 0 मान लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर v जो है वो इनफाइनाइट हो गया, कब, जब x ग्रेटर देन l है, और साई की जो आइगन फंक्शन हमारा वो 0 हो गया। यहाँ पर भी आइगन फंक्शन 0 है जब x लेस देन 0, और वो जो पोटेंशियल है हमारा यहाँ पर वो कितना हो गया, इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पर भी मैं 0 की बात करूँ, ये भी इनफाइनाइट है और ये भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें पता है, ये वो मैंने ले ली। कौन सी वेव इक्वेशन ले ली मैंने, ये वाली वेव इक्वेशन ले ली। कौन सी, ये वाली वेव इक्वेशन ले ली, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दी थी जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो वो वाली मैंने वेव इक्वेशन ले ली, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई, या साई नॉट भी लगा सकते हैं, साई भी लिख लीजिएगा, प्लस 2m अपॉन ईटा स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। सिंपल करने के लिए इक्वेशन ले ली। ठीक है, अब फॉर फ्री पार्टिकल, अब मैं बात करूँ फ्री पार्टिकल की बात हो रही है, तो v एक्चुअल में हमारा कितना है, 0 है। तो v 0 है, तो यहाँ पर v को 0 कर देंगे, तो क्या बनेगा हमारा, डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन ईटा स्क्वायर ई और साई हो गया। बस v वाली टर्म हमारी 0 हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई श्रोडिंगर की, और ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी, श्रोडिंगर की नहीं, इससे जो बनी हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हमने मान ली। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये वाली टर्म तो मैंने एज इट इज उतारी, प्लस यहाँ पर क्या है, 2m अपॉन हीटा स्क्वायर। मैंने अभी क्या बताया था पीछे आपको, k स्क्वायर की वैल्यू हो गई यहाँ पर ये, और ये 2m e यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, k स्क्वायर इक्वल टू 2m e अपॉन हीटा स्क्वायर हमारा हो गया। k की जगह पर मैंने ये, या इसकी जगह पर मैंने k पुट कर लिया, किसकी जगह पर, 2m e अपॉन हीटा स्क्वायर की जगह पर मैंने k। ये कहाँ से लिए वैल्यू, मैं पीछे दिखा देना चाहता हूँ, आई थिंक मैंने लिखी है k की वैल्यू यहाँ पर कहीं, या नहीं लिखी, देखो ये रहा, k इक्वल टू पी अपॉन, कितना लिखा है, p अपॉन हीटा है, तो p अपॉन हीटा यहाँ पर मैंने लिया है, तो p अपॉन हीटा स्क्वायर है ये। हाँ ठीक है, सही है, सही। p अपॉन हीटा है, तो p अपॉन हीटा है यहाँ पर, तो p क्या होता है हमारा, मोमेंटम होता है, और मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पर बस पुट की हुई है और कुछ नहीं है यहाँ पर। तो उसी से हमारी वैल्यू बनी है m e, यहाँ पर मैंने पुट कर दी है यहाँ पर। तो टोटल इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करके 2m e अपॉन हीटा स्क्वायर ही टर्म बन जाएगी यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये k स्क्वायर की वैल्यू हो गई यहाँ पर, क्लियर। यहाँ पर 2m e यानी कि p स्क्वायर, k स्क्वायर की, ये एक्चुअल में क्या होता है, k जो होता है वो हमारा कितना होता है, k की वैल्यू तो होती है p अपॉन हीटा, तो k स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p स्क्वायर अपॉन हीटा स्क्वायर। और p स्क्वायर की वैल्यू मैंने पीछे दिखाई थी आई थिंक आपको, p स्क्वायर अपॉन 2m लिया था ना यहाँ पर, ये रहा mv स्क्वायर की जगह पर, यहाँ पर ये देखो, यहाँ से जो टर्म बनी थी हमारी ये वाली, जो p स्क्वायर अपॉन 2m बना था यहाँ पर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करके फाइनली k की वैल्यू हमारी ये बन जाएगी, जब आप करके देखेंगे। नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं व्हाट्सअप ग्रुप में या कहीं पर शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू 2m e अपॉन हीटा स्क्वायर हो गया। तो इस टोटल वैल्यू की जगह पर k स्क्वायर मैंने पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको k स्क्वायर की वैल्यू थी, यहाँ पर ये वैल्यू तो लिख दी मैंने। ठीक है, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या करा, इसकी जगह पर k स्क्वायर ले लिया मैंने यहाँ पर। अब k स्क्वायर एक्चुअल में क्या हो गया, k स्क्वायर इक्वल्स टू 2m e अपॉन हीटा स्क्वायर हो गया। अब इसको अगर मैं k स्क्वायर था, k का स्क्वायर हटाऊं तो इस पर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो एक इक्वेशन मेरी ये बन गई, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, क्या हो गया, k की जगह पर स्क्वायर रूट ऑफ 2m e, यानी कि 2m e अपॉन हीटा स्क्वायर हो गया।
अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आगे जनरल सॉल्यूशन की, अगर मैं बात करूँ, अब इस तरह की जो इक्वेशन होती है हमारी, जो हमारी ये साई वाली इक्वेशन है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होती है, इसके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन बन जाते हैं डिफरेंशियल। तो एक जनरल सॉल्यूशन हमने ले लिया है इस इक्वेशन का, क्या, साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स, एक हमने ले लिया उसमें से सॉल्यूशन। डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन बन जाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो मैनी सॉल्यूशन बन जाते हैं, उनमें से एक जनरल सॉल्यूशन हमने ले लिया है, ये आपको अपनी तरफ से लेना है उसी में से, ठीक है। तो कौन सा सॉल्यूशन ले लिया हमने, साई इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस एक्स, बी कॉस के एक्स, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बाउंड्री कंडीशंस इसमें अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में अगर मैं बात करूं, यहाँ पर फर्स्ट वाली जो कंडीशन है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी जीरो है और साई की वैल्यू भी जीरो है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी जीरो पुट कर दी मैंने और साई की वैल्यू भी जीरो पुट कर दी। तो साई की वैल्यू जीरो करी, ए साइन के एक्स के जीरो हो गया, बी कॉस के एक्स के जीरो हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जीरो, ए साइन जीरो हो गया टोटल, प्लस बी कॉस जीरो हो गया, ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पर कॉस की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो b इक्वल टू कितना बना, जीरो। तो b इक्वल टू मेरा बन गया जीरो। अब ये b इक्वल टू जीरो जो है ये पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, तो सॉरी 5 में, ठीक है। ये वैल्यू जब b इक्वल टू जीरो यहाँ पर पुट करी तो साई इक्वल टू कितना बना, a साइन के एक्स प्लस जीरो, ये वाली टर्म तो जीरो बन गई, b की वैल्यू जीरो करी तो पूरे जीरो बन गई, ठीक है। तो फाइनली क्या बना, साई इक्वल टू a साइन के एक्स, इसे हम आइगन फंक्शन बोल देते हैं, साई की वैल्यू बोल देते हैं, ए साइन के एक्स होता है, आइगन फंक्शन हमारा होता है, साई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ए साइन के एक्स होते हैं। इसका मॉडिफिकेशन भी होता है आगे चल के, अभी मैं दिखाऊंगा, उसको हम आगे भी लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गई। अब क्या करना है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, सेकंड बाउंड्री कंडीशन ये होगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू तो एल होगी और साई की वैल्यू जीरो होगी, और किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इस बार इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू एल और साई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे हम, ये वाली वैल्यू, ठीक है, क्लियर। ये वाली वैल्यू, ये वाली बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे इसमें, तो साई की वैल्यू जीरो हो गई, ए साइन के एल, एक्स की जगह पर के एल हो गया, ठीक है। अब के एल अगर मैं बात करूं, साइन के एल की वैल्यू जीरो के इक्वल कब होगी, यानी कि जब साइन एन पाई होगा, यानी कि कितना होगा, साइन पाई की वैल्यू 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई की वैल्यू जीरो होती है। तो इसलिए मैंने साइन के एल इक्वल टू साइन एन पाई लिख दिया, साइन से साइन कैंसिल आउट करके के एल इक्वल टू एन पाई हो गया, के की वैल्यू कैलकुलेट करी तो एन पाई अपॉन एल हो गया। तो ये इक्वेशन मेरी एक और के की वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पर एक और के की वैल्यू निकल के आ गई, एक के की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी थी, एक के की वैल्यू पीछे बताई थी, और एक के की वैल्यू निकल के आ गई एन पाई अपॉन एल। अब क्या करो, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ के, यानी कि इस इक्वेशन में जो के की वैल्यू आई है इसे इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर दो, कहाँ पर, यहाँ पर। तो फाइनली हमारा जो मेन आइगन फंक्शन है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा, क्या, साई इक्वल टू ए साइन के था ना, के साइन के एक्स, तो के की जगह पर एन पाई अपॉन एल, तो एन पाई अपॉन एल इंटू एक्स हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, फाइनली आइगन फंक्शन हो गया। इसी को हम लेके चलते हैं आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम कंपेयर करें साई की जो हमारी वैल्यू है, यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ के की वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 8 से, या इक्वेशन नंबर ये जो के की वैल्यू निकाली, इन दोनों को कंपेयर करो। इक्वेशन नंबर ये एन पाई अपॉन एल के की वैल्यू, और इक्वेशन नंबर कहाँ है हमारी, ये 4। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 7 से के की वैल्यू को जो हम कंपेयर करेंगे, तो एन पाई अपॉन एल, ये तो एन पाई अपॉन एल 7 से आ गया, और 4 से क्या आया था, 2me अपॉन ईटा स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेट करा दिए हमने, कंपेयर करा दिए। अब क्या करो, दोनों इसका स्क्वायर उठाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2me अपॉन ईटा स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर रूट हट गया, ठीक है, क्लियर। ये जब मैंने थ्योरी में पढ़ाया था ना जब, तो उसमें एक मिस्टेक हो गई थी, ईटा का स्क्वायर मेरे से आई थिंक छूट गया था वहाँ पे, वो यहाँ पर मैंने सॉल्व कर ली है सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम रही होगी तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ईटा स्क्वायर छूट गया था वहाँ पे मेरे से, ठीक है। तो ये ई यहाँ से निकालना है एनर्जी, तो ये एनर्जी ई जो हम निकालेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और ईटा स्क्वायर भी यहाँ पर आ जाएगा, और 2m एल स्क्वायर हमारा यहाँ पर आ जाएगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ईटा स्क्वायर अपॉन 2m एल स्क्वायर। तो ये हो गया ई। और एन के लिए, एन वैल्यूज़ के लिए अगर हम लिखना चाहें तो एन वैल्यूज़ के लिए हम यहाँ पर इसको देखो, यहाँ पर कितना हो गया, ये हमारा यहाँ पर हमारी अगर वैल्यू यहाँ पर देखें तो एन स्क्वायर हो गया पाई स्क्वायर। अब ये जो हमारा है हीटा को अब एच में कन्वर्ट कर लो प्लैंक कांस्टेंट में, तो हीटा की वैल्यू कितनी होती है, एच अपॉन 2 पाई होती है, जिसकी जगह पर हमने हीटा लिया था पीछे, तो इसकी जगह पर एच अपॉन 2 पाई पुट कर दो। तो जब इसकी जगह पर एच अपॉन 2 पाई पुट करोगे तो कितना होगा, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर और इसकी जगह पर एच स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2m एल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई का यानी कि 4 पाई हो जाएगा, स्क्वायर है ना,
का एच का स्क्वायर था तो 4 पाई हो गया, तो 4 2 जा 8 हो गया ml। अब ये पाई जो है ये पाई से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये पाई स्क्वायर भी तो बनेगा, तो पाई स्क्वायर से पूरा पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8, 4 2 जा 8 ml स्क्वायर। तो फाइनली हमारा ई बन गया, और एन के लिए अगर मान ले ई एन इक्वल टू कितना हो गया, तो ये बन गया एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, जहां पर एन की वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 वेरी करेंगी, ठीक है। एन की वैल्यू 1 2 3 4 वेरी करेंगी, कितनी वेरी करेंगी, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब 1 पुट करेंगे तो ई1 एन स्क्वायर की जगह पर 1 हो गया एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया हमारा ई1। अब ये तो ई1 हो गया। अब ई2 की अगर मैं बात करूं तो ई2 की जगह पर एन स्क्वायर यानी कि 2n की जगह पर 2 करा तो 2 2 जा 4 हो गया एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। तो अगर मैं इसको हटा दूं, 4 को हटा दूं, तो एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, तो एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर ई है, ई1 है, तो इसको हम 4e1 लिख देते हैं। अगर 3 लूंगा मैं इनकी जगह पर तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 आ गया एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। 9 को अगर मैं हटा दूं तो एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर किसके इक्वल है, ई1 के स्क्वायर, तो 9e1 हो गया। तो ये जो आइगन वैल्यूज है तो ई1 ई1 के इक्वल है, ई2 4e1 के इक्वल है, ई3 9e1 के इक्वल है। तो ये हमारी आइगन वैल्यूज हैं, ये हमें फाइंड करनी है। तो और भी करके दिखा सकते हैं वैल्यू पुट करके, वरना यहीं पर भी छोड़ देंगे तो सफिशिएंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी, ये वाला डेरिवेशन भी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट है, या एक और क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूं। हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है अब आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या क्या है देखो फिर से, सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। यहां पर सॉल्व करने के लिए दिया, ये कब आया 2022-23 इवन सेमेस्टर में। ऑड सेमेस्टर में तो श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन और पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स और आइगन वैल्यूज फाइंड कराई थी। इवन सेमेस्टर में क्या किया, फिर से वही पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स दोनों सेमेस्टर में रिपीट हुआ है। तो इस बार मैंने यहां पर उसका डेरिवेशन नहीं लिया, फिर से क्या है, सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ फ्री पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स एंड शो दैट द एनर्जी आइगन वैल्यूज आर डिस्क्रीट लेवल। तो डिस्क्रीट्स हैं, डिस्क्रीट है, देखो यहाँ पर मैंने शो भी करके दिखा दिया। 1e1 हो गया, 4e1 है, फिर 9e1 है, फिर अगर हम 4 लेंगे तो 16e1 हो जाएगा। तो डिस्क्रीट लेवल्स हो गए हमारे। तो यहाँ तक करके दिखाना, पार्टिकल श्रोडिंगर वाला नहीं करना, पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स वाला करना है इसमें डेरिवेशन। फिर उसके बाद क्या है, इसमें एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड इन वन डायमेंशनल रीजन of length 1 angstrom 1.0 angstrom, find the amount of energy that must be supplied to excite the electron from ground state to first excited state। यानी कि कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है जो फर्स्ट स्टेट से लेके ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट पर मूव कर जाए, एक्साइटेड हो जाए, इलेक्ट्रॉन वहां पर पहुंच जाए। तो हमें दो एनर्जी लेवल निकाल लो, फिर दूसरे में से पहले वाले को माइनस कर दो और खत्म। वो किससे निकलेगा, अभी इससे, पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स वाले से। तो क्या दिया हुआ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम। इसे अगर हमें मीटर में चेंज करना है तो 1 × 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीटर में हो गया। जहां पर एन की वैल्यू क्या होंगी, 1 2 3 होंगी, 1 2 3 तो होंगी, 1 2 3 हमने पीछे बताया था, एन की वैल्यू 1 2 3। तो 1 और 2 पुट करके ई की वैल्यू निकाल लेंगे और 2 वाले में से 1 वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एनर्जी लेवल हमारा आ जाएगा, डिफरेंस एनर्जी डिफरेंस। हमें पता होनी चाहिए, देखो इस क्वेश्चन में नहीं दिए लेकिन मैंने बताया था पीछे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए 9.1 × 10⁻31। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता होना चाहिए। प्लैंक कांस्टेंट 6.626 या 623 या 6.63 भी हम इसको लिख लेते हैं सीधा सीधा, इंटू 10⁻34 जूल सेकंड हमारा हो गया। तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, दोनों वैल्यूज। अब हमें पता है, वी नो दैट ई एन, अभी मैंने बताया ना, एनर्जी जो होती है कितनी होती है, ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। यहाँ पर सबसे पहले फॉर एन इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू कैलकुलेट कर लो। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आप अपने आप से करेंगे। ई 1 इक्वल टू कितना हो गया, एन की वैल्यू 1 हो गई, 1 हो गया, एन की वैल्यू 1 रखिए, इक्वल टू वो इंटू एच स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट लिख दिया यहाँ पर, उसका स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में 8 एम की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया यहाँ पर, इंटू एल स्क्वायर, एल यानी कि ये दिया हुआ है लेंथ जो दी है 1.0 × 10⁻⁻10 मीटर में कन्वर्ट कर लिया था, इसका स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व करके 6 पॉइंट कितना आ रहा है मेरा, 6.03 इंटू 10⁻80 जूल, ठीक है। ये मेरी वैल्यू आई। आप कैलकुलेशन जरूर करके देख लें एक बार, क्योंकि मुझसे अक्सर कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। और अब N2 के लिए अगर मैं बात करूं, N2 के लिए बात करेंगे तो E2 कितना हो जाता है, 4E1। कहां से आया है ये मैंने अभी बताया था ना, E2 इक्वल टू कितना होता है, 4E1। चाहे तो आप ऐसे कर लो, चाहे ये वाला फॉर्मूला ही रख लो,
ये पूरा फॉर्मूला रख लो, इसमें वैल्यू पुट कर लो, कैलकुलेशन करके दिखा लो, या वरना 4E1 यानी कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो और जो वैल्यू आ जाएगी E2 की वो वैल्यू यहाँ पर लिख के मुझे बताना क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। और जब दोनों वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचाने के लिए एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जिससे वो ग्राउंड लेवल से अपर लेवल पे पहुंचे, तो डेल्टा ई यानी कि चेंज इन एनर्जी या डिफरेंस इन एनर्जी निकालेंगे, E2 माइनस E1 कर देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो E2 आया होगा उसमें से E1 को माइनस कर देंगे, E2 में से E1 को माइनस कर देंगे और जो वैल्यू आएगी आपकी उसको मुझे फाइनली आंसर इसका करके बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर जो है आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप अगर इसके सिलेबस पर पहुंचूं तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अगर मैं फिर से बात करूँ तो देखो इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स ये मैंने आपको बता दिया, रिकॉल करा देता हूँ पूरा सिलेबस। प्लैंक थ्योरी मैंने बताई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए मैंने आपको बताया था। ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअल में क्या, जो सारी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेती है वही हमारी ब्लैक बॉडी होती है। बहुत अच्छे से डिटेल में बताया, इसका वीडियो देख लीजिएगा। मैं 3 चीजें इसमें अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर सर्किल में ले रहा हूँ, उनकी वीडियोज और देख लीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं, अगर आप पहले से पढ़ के आए हैं तो बहुत बेटर है, रिवीजन हो गया होगा आपको बहुत अच्छे से। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो 3 टॉपिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उनकी वीडियोस देख लीजिएगा, दूसरी तीसरी चौथी करके इस तरीके से जो भी होंगे आपको देख के पता चल जाएगा। एक तो प्लैंक थ्योरी जो है हमारी ब्लैक बॉडी यानी कि ब्लैक बॉडी का जो वीडियो वो देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। एक यहाँ पर डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव, ये मैंने आपको यहाँ पर डी ब्रॉगली ऑफ मैटर वेव के बारे में बहुत अच्छे से वहां पर समझाया है। और एक टाइम डिपेंडेंट वाली जो इक्वेशन है श्रोडिंगर की, ये वाली टाइम डिपेंडेंट, ये तीनों जो टॉपिक डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट चाहे आप एक बार देखें या ना देखें, लेकिन ये तीनों जरूर एक बार देख लीजिएगा। बाकी इस वन शूट को देख लीजिएगा, ये 3 वीडियो और एक चौथी वीडियो आपकी फर्स्ट मिनट बिल्कुल कंप्लीट, कुछ बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आई होप डियर स्टूडेंट्स फाइनली ये हमारा वन शूट वीडियो था इंजीनियरिंग फिजिक्स का, जिसका कोड जो भी है आपका, ठीक है, उसका पहला यूनिट हमारा आज कंप्लीट होता है। और आई थिंक आपको वीडियो पसंद भी आया होगा, इंटरेस्ट भी आया होगा आपको इसमें, और एंजॉय भी आपने फुल किया होगा यहाँ पर, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, फिजिक्स को समझा होगा पहले यूनिट को। ऐसे ही अब आप कमेंट करके बताइएगा, मोटिवेट कीजिएगा आप, आपके कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं अगले अपने वन शूट वीडियो में वर्क करूँगा। क्या इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई हैं जो मैंने नोट डाउन कर रखी हैं, इस तरीके से सही है या नहीं है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसी के अकॉर्डिंग फिर मैं अगली वन शूट वीडियो लेकर आऊँगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वन शूट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।